तो हाँ जी, हमारे सीएस एग्जिट स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और बच्चों आज आ गए हम अपने डायरेक्टर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी कुछ ही टाइम पहले आपको आपके डायरेक्टर्स का पहला पार्ट मिल गया था, जिसमें आपने डायरेक्टर्स का पहला चैप्टर रिवाइज किया था। और उसके अंदर आपने जाना था कंपनी में डायरेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं, डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन क्या होगा, वो सारी बातें आपने सीखी। डायरेक्टर कैसे आएगा, कैसे जाएगा। तो ये पहला चैप्टर आपने डायरेक्टर्स का पढ़ लिया था कंपनी में। अब अगर डायरेक्टर बनकर कर तैयार है तो डायरेक्टर का जो लॉ मेकर ने अगला चैप्टर बनाया है वो आपको सिखाएगा अब कंपनी में डायरेक्टर के काम क्या क्या हैं, उनकी पार्ट्स क्या क्या हैं और डायरेक्टर सारे काम करेंगे कैसे, मीटिंग के थ्रू। दैट इज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर। तो ये नेक्स्ट लेग है डायरेक्टर्स का जो यहां पर आपके लिए आ रहा है। ये वाला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है 173 के साथ और ये जाएगा आपका 195 तक। तो ये डायरेक्टर्स का सेकंड चैप्टर आता है। और बच्चों जितने भी बच्चों ने ये सेकंड चैप्टर क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है वो जानते हैं ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। बिकॉज इसी चैप्टर के अंदर आपके सेक्शन आते हैं, सेक्शंस लाइक 185 एलजीएस टू डायरेक्टर, एलजीएसआई 186, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 177 ऑडिट कमेटी, 188 या 181C बोरोइंग बाय द कंपनी, 182 पॉलिटिकल डोनेशन। मतलब कितने ही लाइन लगाकर इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो इस चैप्टर में बड़े क्रूशियल है। तो इसकी रिवीजन बहुत तसल्ली से आप करिएगा। मैंने बहुत समय लगाकर इसको रिवाइज कराया है। तो एंजॉय दिस वीडियो। बेटा वीडियो के अंदर जो भी मैं किताब इस्तेमाल कर रहा हूं वो आपकी सीएस एग्जी के लिए स्पेशली डिजाइन की गई कॉम्पैक्ट बुक है जिसमें आपका पूरा सिलेबस 60 पेजेस में समाया हुआ है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। बट एंजॉय दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट नंबर 3। इसके बाद बड़ी जल्दी आपको पार्ट 3 भी आपको मिलेगा। तो आते हैं जी और पढ़ते हैं अपने डायरेक्टर्स का सेकंड चैप्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पार्ट। तो गाइस एंजॉय द वीडियो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने डायरेक्टर्स का सेकंड चैप्टर जो आपका आता है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। पहले चैप्टर में आपने सीख लिया था कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होते हैं, उनको कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो भाई अब हमारे डायरेक्टर्स बनकर कर तैयार हैं, अब हमें उनसे काम करवाना है। तो डायरेक्टर्स काम कैसे करते हैं ये डायरेक्टर्स का सेकंड चैप्टर आपको सिखाएगा। और चैप्टर का नाम क्या है? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह कैसे होती है और डायरेक्टर्स की पावर क्या क्या होती है, यही चैप्टर आपको सिखाने जा रहा है। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर का सबसे जो पहला सेक्शन आता है वो आता है 173 और ये चैप्टर आपका जाता है 195 पर। और पहला ही जो सेक्शन है वही आपको सिखा देता है कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे कैसे होगी। तभी ध्यान रखना किसी भी कंपनी को साल में डायरेक्टर्स की कम से कम 4 मीटिंग करना नेसेसरी होता है और यही बात आपको सेक्शन 173 बताता है। आते जी फ्रीक्वेंसी ऑफ दी बोर्ड मीटिंग। तभी हर कंपनी को इनकॉर्पोरेट होते ही 30 दिन के अंदर अंदर तो एक मीटिंग करना मैंडेटरी है। उसके बाद हर कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग आपको जरूर करनी होंगी। और बच्चों ध्यान रखना मीटिंग आपको इस तरीके से करनी है कि 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग इस बात को कैसे बोल देते हैं, वो कहते हैं जी हर क्वार्टर के अंदर एक बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। बेटा लॉ ऐसा नहीं बना। बिकॉज अगर लेट्स सपोज जनवरी टू मार्च का आपका क्वार्टर है और पहली मीटिंग आप लेट्स सपोज कर देते हो, मैं मान लेता हूं 10 जनवरी के आसपास, तो लॉ मेकर ने क्या कहा है 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में तो ये क्वार्टर वाली बात बिल्कुल एप्लीकेबल है। बिकॉज जो अगला क्वार्टर आपका आएगा अप्रैल से लेकर अप्रैल जून जुलाई का, तो बड़ा इसके अंदर सॉरी माय मिस्टेक अप्रैल मई जून का, तो जो नेक्स्ट क्वार्टर आपका आ जाएगा अप्रैल में जून, इसके अंदर एक मीटिंग होना जरूरी हो जाता। पर लेट्स सपोज बच्चों जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर में आपने पहली बोर्ड मीटिंग कर दी थी 10 मार्च को, या लेट्स सपोज हम कह देते हैं 20 मार्च को। तो यहां पर लॉ मेकर ने क्या कहा है अगली बोर्ड मीटिंग 120 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। तो यहां पर आपकी जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो Q3 में भी अगर आएगी तो चलेगा। तो इस वाले एग्जांपल में आपने क्वार्टर 2 में बोर्ड मीटिंग नहीं करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी हम क्या कहते हैं कि हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग हो, ऐसा कानून नहीं है। लॉ मेकर ने कहा साल में 4 बोर्ड मीटिंग जरूर होनी चाहिए और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कितने से ज्यादा का गैप ना हो, 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। हालांकि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि हर क्वार्टर के मिडिल में अपनी एक एक बोर्ड मीटिंग करते रहिए। तो ऐसे केस में ये वाला लॉ आपका ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाता है। तो कंपनी क्वार्टरली आप एक डेट फिक्स कर लीजिए और हर क्वार्टर में उसी दिन के आसपास अगर आप बोर्ड मीटिंग करते रहेंगे तो कानून आपका ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाता है। बाकी पेपर के लिए आपको हमेशा क्या लिखना है कि जी 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा गैप ना हो और 4 बोर्ड मीटिंग आपको जरूर करनी है। और एक और चीज का ध्यान रखना, कोई भी डायरेक्टर एक साल में होने वाली किसी भी बोर्ड मीटिंग में अगर जाता ही नहीं है तो ऐसे केस में हमने सीखा था 167 में उनका ऑफिस भी वेकेट हो जाता है, चाहे उन्होंने सिक लीव दे रखी थी या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ऑफिस ऑटोमेटिकली वेकेटेड यहां पर मान लिया जाएगा। तो ये नॉर्मल कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी की बात आती है। अगर बात करें सेक्शन 8 कंपनी, तो यहां पर सेक्शन 8 कंपनी के लिए एग्जम्पशन आई और उसने क्या कहा आप बस हर 6 कैलेंडर मंथ में एक एक बोर्ड मीटिंग करते रहिए, आपका काम चल जाएगा। तो जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर बस एक एक बोर्ड मीटिंग आपकी हर 6 कैलेंडर मंथ में होती रहे, काम चल जाएगा। अगली आई जी आपकी आईएफएससी कंपनी, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बात क्या की गई, उसे अपनी पहली बोर्ड मीटिंग करने के लिए इनकॉर्पोरेशन से 60 दिन का समय मिलता है और उसके बाद हर 6 कैलेंडर मंथ में एक एक बोर्ड मीटिंग करना अनिवार्य है। लास्टली 4 टाइप की कंपनी यहां पर आई, दैट इज स्मॉल कंपनी, ओपीसी, डोरमेंट एंड स्टार्टअप कंपनी। इनको क्या कहा गया आप बस हर 6 कैलेंडर मंथ में एक एक बोर्ड मीटिंग करते रहिए। पर यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर ये साल में 2 ही बोर्ड मीटिंग इस तरीके से बुला रहे हैं, दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच में मिनिमम गैप यहां पर होना चाहिए 90 डेज का। ध्यान रखना मैंने मैक्सिमम गैप नहीं कहा, मैंने क्या कहा है मिनिमम गैप। तो ये जो 4 कैटेगरी की कंपनीज आपकी आई, लेट्स सपोज बच्चों जनवरी टू जून की हमने बात करी और उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर की हमने बात करी।
तो हर 6 कैलेंडर मंथ में एक एक बोर्ड मीटिंग कर सकते हो। पर बच्चों कंपनी ने चालाकी क्या दिखाई, उसको ये बेनिफिट मिला और उसने एक मीटिंग बुला दी 29 जून को और बेटा अगली मीटिंग कर डाली 2 जुलाई को कि जी चलो सारे डायरेक्टर्स आए, बैक टू बैक बोर्ड मीटिंग करा लेते, काम चल जाएगा। लोग कह रहे जी ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर आप हर 6 कैलेंडर मंथ में 2 ही बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, मेक श्योर करिएगा दोनों के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप आपको जरूर रखना पड़ेगा। तो ऊपर आपने जो 120 दिन पढ़ा वो मैक्सिमम गैप था, यहां पर आपने जो 90 डेज पढ़ा है वो मिनिमम गैप है। बात समझ में भी आती है। तो जी इस तरीके से यहां पर आपको डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी बताई गई कि डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग इस प्रकार से आएगी। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी तो हमें पता चल गई और किसी भी बोर्ड मीटिंग को हमने रखा है। अब डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करने आएगा। डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करने आ कैसे सकते हैं बच्चों, डायरेक्टर आ सकते हैं इन पर्सन, वरना बोर्ड मीटिंग को आप अटेंड कर पाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी। दैट इज डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेप्ट फॉर एनी मैटर स्पेसिफाइड बाय सीजी। कहने का तात्पर्य है अगर किसी मैटर के लिए सीजी कह देता है कि डायरेक्टर आपको इन पर्सन आना ही पड़ेगा, तो बेटा फिर तो डायरेक्टर को इन पर्सन आना ही पड़ेगा, वरना आपका काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहां पर चल जाता है। अब पहली बात बेटा, जब भी कोई बोर्ड मीटिंग आ रही है बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। एक बोर्ड मीटिंग में लॉ ने क्या कहा, डायरेक्टर चाहे तो इन पर्सन भी जा सकता है, चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जा सकता है। एक बार सीजी वाली बातों को साइड कर देते हैं। तो भाई डायरेक्टर की मर्जी है, आप चाहे इन पर्सन आ जाइए, आप चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाइए। बच्चों चाहे डायरेक्टर इन पर्सन आना चाह रहे हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये कंपनी डिसाइड करेगी या ये डायरेक्टर का अधिकार है। ध्यान रखना ये डायरेक्टर का अधिकार होता है। डायरेक्टर कंपनी को बताएगा देखिए जी या तो मैं इन पर्सन आना चाहूंगा या मैं आने वाली मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाह रहा हूं। दिस इज द राइट ऑफ द डायरेक्टर। मतलब कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि हम वीसी की फैसिलिटी दे ही नहीं रहे, बेटा ये डायरेक्टर का अधिकार है। तो अगर वो वीसी से आना चाहता है कंपनी को ये राइट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहां पर एक केस लॉ भी आया था एनसीएलटी का, अचिंत्य कुमार बरुआ का, वहां पर भी ये बात ले डाउन करी गई थी कि ये डायरेक्टर का अधिकार होता है कि अगर वो वीसी से आना चाहे वीसी से भी आ पाएगा। बेटा अगर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग अटेंड करना चाह रहा है, बस उसे कंपनी को पहले बताना पड़ेगा ताकि कंपनी सारी अरेंजमेंट करके रख पाए। बिकॉज यहां पर 2 वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन होने वाला है, तो प्रॉपर कैमरा सेटअप, प्रॉपर टीवी वगैरह यहां पर लगे रहे, तो उस तरीके से बस कंपनी अरेंजमेंट कर पाए। तो डायरेक्टर को एडवांस में बताना पड़ेगा। बस डायरेक्टर के पास एक राइट क्या होता है बेटा, वो मल्टीपल बोर्ड मीटिंग्स के लिए एडवांस में क्या कह सकते हैं कि जी मैं सारी की सारी बोर्ड मीटिंग जो इस टेन्योर के दौरान आएगी सब में वीसी से ही आऊंगा, और वो ये डिक्लेरेशन दे सकता है 1 साल के लिए एडवांस में। दैट इज डायरेक्टर क्या कह सकता है 1 साल में जितनी भी मीटिंग्स आएंगी सबको मैं वीसी से ही अटेंड करूंगा। वो एडवांस में डिक्लेरेशन दे सकता है ताकि कंपनी पहले से ही तैयारी करके रखे। एक और सवाल बेटा, अगर उसने एडवांस में डिक्लेरेशन दे दिया था फिर भी वो उस बोर्ड मीटिंग को अगर जाकर इन पर्सन अटेंड कर सकता है और करना चाह रहा है, क्या कोई जबरदस्ती है कि वीसी से आना पड़ेगा? नहीं बेटा, अगर इन पर्सन आप पहुंच सकते हो तो बहुत बढ़िया। दैट इज ऐसा नहीं है कि अगर वीसी का डिक्लेरेशन दे दिया तो मीटिंग में आना बैन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने वीसी का डिक्लेरेशन दिया हुआ था पर उस दिन मैं ऑफिस जा रखा था, तो मैं वीसी से थोड़ी ना अटेंड करूंगा, मैं सीधा जाकर इन पर्सन बोर्ड मीटिंग अटेंड कर लूंगा। तो वो चॉइस भी आपके पास है। अब जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई मीटिंग आ रही है, लेट्स सपोज बच्चों कंपनी में थे 10 डायरेक्टर्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी सॉरी फॉर द हिकअप। तो मैंने क्या कहा भाई डायरेक्टर वीसी से भी आ सकते हैं जैसे भी। अब लेट्स सपोज बच्चों कंपनी में 10 डायरेक्टर्स थे, 10 में से 7 डायरेक्टर पहुंच गए हैं इन पर्सन और 3 डायरेक्टर उस मीटिंग को अटेंड करना चाह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो बच्चों जो भी डायरेक्टर वीसी से मीटिंग अटेंड कर रहा है वो भी तो मीटिंग का ही पार्ट है, बस वो वर्चुअली प्रेजेंट है। पर आज के वर्ल्ड में तो बड़ा डिजिटल जमाना है, तो जो डायरेक्टर वीसी से मीटिंग अटेंड कर रहा है क्या उसे भी उस मीटिंग के कोरम के लिए काउंट किया जाएगा? बिल्कुल। तो बेटा किसी भी मीटिंग में कुछ मिनिमम डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। अब चाहे डायरेक्टर इन पर्सन आ जाए चाहे डायरेक्टर वीसी से आ जाए, दोनों के दोनों आपके कोरम में काउंट होंगे। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। अब बच्चों ये जो मीटिंग हो रही है इसमें लेट सपोज हमने कोई भी रजिस्टर यहां पर पेश किया। अब जो भी डायरेक्टर इन पर्सन आ रखे हैं बेटा वो तो वहीं पर साइन कर देंगे। जो डायरेक्टर वीसी से आए हैं बेटा उनका साइन उस डॉक्यूमेंट पर कैसे माना जाए, तो इस पर भी पेपर में सवाल आ जाता है। ध्यान रखना बेटा मीटिंग के जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन साहब बस उन डायरेक्टर से उनका डिसीजन पूछ लेंगे। अब डायरेक्टर ने कहा हां जी मैं फेवर में और मेरी तरफ से साइन मान लीजिए, तो बेटा जैसे ही डायरेक्टर ये बात बोलेगा चेयरमैन साहब इस बात को मिनट्स में रिकॉर्ड करेंगे और मान लिया जाएगा जिस भी डायरेक्टर ने वीसी से मीटिंग अटेंड करी है उनका साइन भी इस वाले रजिस्टर पर ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनका ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यहां पर काम चलता है। और जैसे ही बच्चों ये बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाएगी इसके भी मिनट्स हमें तैयार करने पड़ते हैं। किसी भी मीटिंग के मिनट्स तैयार करने के लिए हमें 30 दिन का समय मिलता है। तो बड़ा मीटिंग कंक्लूड होता ही। पर ध्यान रखना बोर्ड मीटिंग के केस में लॉ मेकर क्या कहते हैं कि कंपनी मिनट्स तैयार होने के बाद 15 दिन के अंदर आप उनकी ड्राफ्ट कॉपी हर डायरेक्टर को सर्कुलेट करना। वो डायरेक्टर अगले 7 दिन के अंदर अपने कमेंट्स उस पर प्रोवाइड करेगा। फिर जाकर फाइनल बोर्ड मिनट आपके तैयार होते हैं जो इस वाली मीटिंग में पेश भी जो 30 दिन के अंदर कंक्लूड भी होंगे। और इसके बाद जो अगली बोर्ड मीटिंग आती है उसमें इन वाले मिनट्स को एक बार टेक नोट किया जाता है, ऑन रिकॉर्ड लिया जाता है कि जी पुरानी मीटिंग के मिनट्स यहां पर तैयार हो गए थे। बच्चों छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन पर आजकल सवाल बनकर आना स्टार्ट हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से बोर्ड मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर पाएगा। चलो सर ये सारी बातें समझ में आई कि डायरेक्टर का अधिकार है कि वो इन पर्सन ना जाकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जा पाएगा। आखिरी बात, अगर सीजी चाहे तो वो कुछ ऐसे मैटर, अच्छा इस पॉइंट पर जाने से पहले बेटा नीचे वही नोट आया कि डायरेक्टर चाहे तो 1 साल का इंटीमेशन एडवांस दे सकता है। पर फाइनल पॉइंट,
सीजी अगर चाहे तो वो कुछ ऐसे मैटर्स बता सकता है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं होगी। मतलब बेटा सीजी कह देगा कंपनी आप जब ये 2 3 4 काम कर रहे हो, ये वाले कामों पर वीसी अलाउड नहीं है, तो डायरेक्टर को इन पर्सन ही पहुंचना पड़ेगा। सीजी अगर चाहे तो ऐसा बोल सकता है। बच्चों यहां पर सीजी ने पहले किसी जमाने में ऐसा बोल रखा था, पर फिर यहां पर लॉ में अमेंडमेंट आई और सीजी ने इन सारे मैटर्स को रिमूव कर दिया था कोविड-19 के बाद। बिकॉज कोविड-19 में मैं डायरेक्टर को फोर्स थोड़ी ना कर सकता हूं कि आप मीटिंग में आइए और मीटिंग को इन पर्सन अटेंड करिए। तो कोविड-19 के दौरान एक अमेंडमेंट लाकर ये सारे मैटर डिलीट कर दिए गए और उसके बाद से यहां पर दोबारा से कोई बात लिखी नहीं गई। तो आज के दिन में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जहां पर डायरेक्टर को इन पर्सन पहुंचना मैंडेटरी हो। आज के दिन में वो सारी मीटिंग्स को वीसी से अटेंड कर सकता है। पर बाई चांस अगर बच्चों सीजी कोई मैटर स्पेसिफाई कर देता है कि लेट्स सपोज सीजी दोबारा से कहते हैं जी ये 4 काम ऐसे हैं जिनके लिए डायरेक्टर आपको मीटिंग में पहुंचना पड़ेगा। डायरेक्टर कह रहे ठीक है जी सीजी आपने कहा तो मैं पहुंच जाऊंगा। बड़े ध्यान से जवाब देना बेटा। लेट्स सपोज कंपनी में थे 10 डायरेक्टर। अभी तक हमने कोरम वाली बात को रिवाइज नहीं किया, पर मान लेते बेटा अगर 10 डायरेक्टर है, कोरम की रिक्वायरमेंट होती है 4। तो अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है, कम से कम 4 डायरेक्टर्स अगर आते हैं तो उसे हम कोरम मान लेते हैं। लेट्स सपोज बच्चों ये 4 मैटर्स के लिए हमने मीटिंग बुलाई और इसमें कम से कम कितने डायरेक्टर्स का आना जरूरी था? 4 डायरेक्टर्स का आना जरूरी था। 4 पहुंच गए और 4 डायरेक्टर आज मीटिंग करके डिसीजन ले सकते हैं। जब बेटा मीटिंग में 4 डायरेक्टर आ गए तो 5वां और 6वां डायरेक्टर कह रहे काम करो ना, आप हमें एटलीस्ट मीटिंग वीसी से फिर अटेंड करना अलाउ कर दो। बिकॉज अगर हम नहीं होंगे तो भी वो मीटिंग हो सकती है, क्योंकि 4 डायरेक्टर तो कोरम के लिए इनफ है। तो कम से कम अगर कोरम जितने डायरेक्टर फिजिकली आ रखे हैं तो हम दोनों को वीसी से अलाउ कर दो, क्योंकि हम जो इनपुट्स देंगे उससे और ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया जा सकेगा। बिकॉज आप अगर हमें टोटली बैन कर देते हो तो मैं सिर्फ 4 डायरेक्टर डिसीजन ले रहे हैं, और अगर आप हमें अलाउ कर देते हो कि जी फिजिकल कोरम जितने डायरेक्टर आ रखे हैं, तो क्या बाकी डायरेक्टर फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे? बिल्कुल। दैट इज अगर कोई मैटर सीजी प्रिस्क्राइब कर दे तो वहां पर डायरेक्टर को मीटिंग में होना तो जरूरी है, पर इस बात को मॉडिफाई करके हम कैसे कहते हैं कि मीटिंग में कम से कम फिजिकल कोरम का आना जरूरी है। दैट इज अगर कोरम जितने डायरेक्टर मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट हैं तो फिर बाकी डायरेक्टर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर लेना। तो यहां से आपके लिए 2 बातें बनी। अगर कोई डायरेक्टर नॉर्मल केस सिनेरियो में चाहे इन पर्सन आए चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आए, दोनों ही केस में वो कोरम के लिए काउंट हो जाता है। पर जिन भी मैटर को सीजी प्रिस्क्राइब करेगा वहां इन पर्सन मिनिमम कितने डायरेक्टर्स का फिजिकली कोरम में आना जरूरी, सॉरी फिजिकली उतने डायरेक्टर्स प्रेजेंट जरूर होंगे जो कोरम है। दैट इज फिजिकल कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है, बाकी डायरेक्टर फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, जो नॉर्मल केस है वहां सारे भी डायरेक्टर वीसी से आ रहे चलेगा, पर जो सीजी द्वारा प्रिस्क्राइब मैटर होंगे वहां कम से कम उतने डायरेक्टर को इन पर्सन आना ही पड़ेगा जो कोरम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर जाए। हालांकि सीजी ने अभी ऐसा कोई मैटर बताया नहीं है, पर इस पर फिर भी पेपर में सवाल बन जाते हैं। तो ये बातें आती है रिगार्डिंग द डायरेक्टर्स अटेंडिंग द मीटिंग। अरे डायरेक्टर कह रहे ठीक है जी मैं इन पर्सन भी पहुंच जाऊंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी पहुंच सकता हूं, पर मीटिंग के बारे में बताओ तो सही। तो बच्चों क्या बोर्ड मीटिंग का भी नोटिस भेजना पड़ता है? बिल्कुल। कितने दिन का? 21 दिन का? नहीं, 21 दिन वाली बात आपकी चलती थी जनरल मीटिंग में। पेपर में यहां भी मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो बोर्ड मीटिंग से कितने दिन पहले भेजा जाता है? 7 दिन पहले। और अगर आप चाहें कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल ड्रीम 11 यहां पर बैन हो गई, अब डायरेक्टर कह रहे जी 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, डिसाइड कर लेंगे, लॉजिकली नहीं है। इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस पर आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो हम शॉर्टर नोटिस पर भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं, पर इन दैट केस बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट जरूर हो। पर बच्चों अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में नहीं आ पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आप सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करिएगा और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाद में इसको रेटिफाई करेंगे। तो इस तरीके से शॉर्टर नोटिस पर भी बोर्ड मीटिंग हो पाएगी। पर एक सवाल का जवाब जो सेक्शन में भी नहीं है, इस सवाल का जवाब बच्चों देता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 जो आपका बोर्ड मीटिंग से डील करता है। और वो क्या कहता है? अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज 149 का सबसेक्शन 4 सारी कंपनीज पर तो लगता ही नहीं, तो क्या वहां पर शॉर्टर नोटिस पर बोर्ड मीटिंग आ पाएगी? बच्चों ध्यान रखना, वहां पर भी शॉर्टर नोटिस पर बोर्ड मीटिंग आ जाती है, पर इन दैट केस कम से कम मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का कंसेंट होना जरूरी है। मतलब आप मीटिंग का एक डिसीजन लीजिए और बाद में कंपनी के अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर उसे रेटिफाई कर देते हैं तो काम चल जाएगा। पर सर एक बात बताओ, कंपनी में 10 डायरेक्टर थे, बाद में हमें कम से कम 6 डायरेक्टर से हां करवानी है। मैंने कहा बेटा अगर मीटिंग में ही 6 डायरेक्टर आ रखे थे और उन्होंने मीटिंग में अपना कंसेंट उस काम के लिए दे दिया था, तो क्या बाद में दोबारा से सारे डायरेक्टर से मैं रेटिफाई करवाने के लिए सब्सिक्वेंट अप्रूवल लूंगा? ऑब्वियसली नहीं। दैट इज अगर मीटिंग में ही मेजॉरिटी डायरेक्टर आ रखे थे और उन्होंने उस काम पर या शॉर्टर नोटिस पर अपना अप्रूवल दे दिया है, फिर कोई भी दिक्कत यहां पर है ही नहीं। तो ध्यान रखना, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ वो वाला काम आपका हो पाएगा। तो ये आता है बच्चों आपका सेक्शन 173। बहुत ही आसान से सेक्शन आता है कि 173 है और यहां पर डायरेक्टर को आप मीटिंग का नोटिस भेजेंगे। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना बेटा, बोर्ड मीटिंग का नोटिस कौन से डायरेक्टर को जाएगा? सर सारी डायरेक्टर को जाएगा, होल टाइम को, पार्ट टाइम को, इंडिपेंडेंट को, किसको? बेटा सबको। बेटा अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड है तो ओरिजिनल को भेजेंगे, ऑल्टरनेट को, दोनों को।
बेटा एक डायरेक्टर मीटिंग में क्या गया था कि अगली बोर्ड मीटिंग का नोटिस मेरे को मत भेजना, मैं पहुंच जाऊंगा, तो भी उसको नोटिस भेजना है, हमेशा भेजना है। बेटा मैं जैसा मर्जी सवाल बना दो, इसका आंसर हमेशा यस है। बेटा डायरेक्टर्स ने एक बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि हम हर महीने पहली तारीख को मीटिंग में मिला करेंगे, एक डेट अपन ने फिक्स कर ली है, तो क्या ऐसे केस में नोटिस भेजने की जरूरत है? तब भी है। जैसा मर्जी सवाल आ जाए बेटा, जैसा मर्जी डायरेक्टर हो, आपको हमेशा नोटिस भेजना होगा। इस चीज का ध्यान रखना, नोटिस हर डायरेक्टर को भेजना मैंडेटरी होता है। वो आपके मुंह पर आकर मना भी अगर कर जाएगा, तब भी बोर्ड मीटिंग का नोटिस आपको भेजना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आता है आपका सेक्शन 173, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। अगली बात बच्चों, लेट्स सपोज कंपनी में 10 डायरेक्टर्स थे, D1 से लेकर D10। हमने सबके सब डायरेक्टर्स को नोटिस भेज दिया कि जी एक बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं, कृपया आप आइए और अपना कीमती वोट कास्ट कर जाइए। अब बच्चों जो बोर्ड मीटिंग यहां पर बुलाई जा रही थी, उस बोर्ड मीटिंग को बुलाया किस लिए जा रहा था? फॉर एग्जांपल आज कंपनी थी, कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले ले, चलो एक नया एग्जांपल ले लेते, कंपनी थी बच्चों मारुति। मारुति को आज अगले 2 साल के लिए टायर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि जी गाड़ियां बना रहे हैं, टायर्स चाहिए, तो टायर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना है। मार्केट में टायर सप्लाई करने वाली कंपनी बहुत सारी थी, पर बेटा लेट्स सपोज मारुति कह रही है कि जी देखो जी मेरा एक डायरेक्टर है D1, उसी की एक दूसरी कंपनी है और वो भी टायर सप्लाई करती है, तो क्यों ना मैं टायर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को प्रोवाइड कर देती हूं, बिकॉज ये मेरे डायरेक्टर की कंपनी है, तो बढ़िया टायर मिलेंगे। बेटा बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करना इतना आसान होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है D1 करवा ही किस ले रहा है, ताकि उसको फायदा पहुंचे। तो बेटा यहां पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां पर डायरेक्टर खुद से इंटरेस्टेड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं होता। और लोग कह रहे हैं कि जी मारुति आप बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट कर तो सकते हो, पर ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो डायरेक्टर D1 है, एक तो वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर मारुति को देगा कि देखो मारुति मैं उस दूसरी कंपनी में इंटरेस्टेड हूं, तो उसके साथ आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। तो एक तो वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर यहां पर देगा, और बच्चों डिस्क्लोजर देने के बाद जब भी मारुति की बोर्ड मीटिंग आएगी, क्या उसमें D1 को वोट करने का अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज D1 तो हमेशा फेवर में वोट डालेगा और बाकी डायरेक्टर्स को मैनिपुलेट अलग से करेगा। इसलिए लॉ मेकर ने क्या कहा कि जो डायरेक्टर D1 है वो इस वाली बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। पर बच्चों क्या बोर्ड मीटिंग का नोटिस उसको भी जाएगा, उसको भी जाएगा, नोटिस सबको भेजेंगे, पर जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और यही बात आपको सिखाता है सेक्शन 184, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। आते बच्चों सेक्शन 184 पर, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो जो सेक्शन 184 है इसमें 2 सबसेक्शन आते हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 आपका डील करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर। तो कह रहे डायरेक्टर साहब आप बस अपनी कंपनी ना मारुति को अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे दो। डायरेक्टर कह रहे कौन से इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे दूं? तो लॉ कह रहे मारुति का जो डायरेक्टर D1 है वो किसी भी दूसरी कंपनी कंसर्न में अगर इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंपनी में मेंबर है, किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, किसी HF का करता है, तो जिस भी दूसरी कंपनी या कंसर्न के अंदर आप इंटरेस्टेड है उन सबका आपको डिस्क्लोजर देना होगा। और डायरेक्टर कह डिस्क्लोजर कब देना होगा? तो लॉ ने कहा जी जिस दिन आप डायरेक्टर अपॉइंट होंगे उसके बाद होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग, हर साल में होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग, और जब भी आपके डिस्क्लोजर में कोई भी चेंज आएगा उसके भी इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर आपको इन सारी बोर्ड मीटिंग में देते रहना पड़ेगा। सर ये बातें ना सुनी सुनी से लग रही है, पहली बोर्ड मीटिंग, हर साल पहली बोर्ड मीटिंग, ये सेम बात आपने पढ़ी थी सेक्शन 149 के सबसेक्शन 7 में, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर। तो जब भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है वो अपनी इंडिपेंडेंस का एक डिक्लेरेशन देता है, वो भी डिक्लेरेशन इसी प्रकार से देता है, पहली बोर्ड मीटिंग, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग, जब भी चेंज आएगा तो वहीं से इंस्पायर कर ये बात यहां पर लिखी गई। डायरेक्टर कह रहे देखो मैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं और मेरे पास बहुत सारी कंपनी के 8, 10, 15, 20 शेयर्स हैं, तो क्या हर कंपनी के इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देता रहूं और डेली शेयर खरीदूंगा बेचूंगा, बार बार डिस्क्लोजर देता रहूं? ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बड़ा लॉ ने उस डायरेक्टर को एक छोटा सा फायदा क्या दिया कि आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है अगर सामने वाली कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग है मात्र 2%। तो अगर डायरेक्टर साहब आप किसी कंपनी में सिर्फ 2% शेयर होल्ड करके रख रहे हैं, उस चीज का डिस्क्लोजर मत दो, वरना आपको डिस्क्लोजर जरूर दे रहा है। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो डिस्क्लोजर वाली बात है ये पब्लिक कंपनी पर भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट पर भी। तो चाहे आप पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, चाहे आप प्राइवेट में डायरेक्टर बन जाओ, जिस भी दूसरी कंसर्न में आपका जो भी इंटरेस्ट है उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। फिर लॉ ने बनाया यहां पर एक सबसेक्शन 2, और अब की बार ये डिस्क्लोजर की बात नहीं कर रहा बच्चों, अब की बार ये बात कर रहा है पार्टिसिपेशन पर बैन लगाने की, कि जो ये डायरेक्टर D1 है आज वो मारुति की बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। पार्टिसिपेट कब नहीं कर पाएंगे, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। तो डायरेक्टर साहब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप अपनी कंपनी मारुति का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। बेटा बॉडी कॉर्पोरेट में प्राइवेट पब्लिक कंपनी सारी आ जाएंगी, तो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जिसमें जो डायरेक्टर D1 है वो 2% से ज्यादा या तो शेयर होल्ड कर रहा है या उस बॉडी कॉर्पोरेट का प्रमोटर, मैनेजर या CEO है। और ध्यान रखना बच्चों, यहां पर जब आप डायरेक्टर का इंटरेस्ट देखते हो सकता है D1 ने ये अकेले होल्ड कर रखा हो या हो सकता है किसी और डायरेक्टर के साथ मिलकर कर रखा हो, टोटल यहां पर देखा जाएगा। तो अगर डायरेक्टर का उस दूसरी एंटिटी के अंदर 2% से ज्यादा की या तो शेयर होल्डिंग है या वो वहां पर प्रमोटर, मैनेजर, CEO है। मैं विजुलाइज आपको करा देता हूं। बेटा कंपनी यहां पर आ रही थी आपकी मारुति,
मारुति का डायरेक्टर आपके लिए आ रहा है D1, और बेटा D1 किसी दूसरी कंपनी के अंदर, यहां पर लेट्स सपोज कोई भी कंपनी आ रही है, उसमें या तो 2% से ज्यादा का शेयर होल्ड कर रहा है, या उसका प्रमोटर, मैनेजर या सीईओ है, तो ऐसे केस में जो मारुति की बोर्ड मीटिंग आएगी उसमें D1 आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पर सर मारुति कॉन्ट्रैक्ट ना किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ नहीं कर रही, लेट्स सपोज किसी फर्म या एचयूएफ के साथ कर रही है, जिसमें हमारा डायरेक्टर ऑब्वियसली शेयर तो होल्ड करेगा नहीं, पर बेटा वो वहां पर क्या हो सकता है, पार्टनर या मेंबर। तो अगले पॉइंट ने क्या कहा, विद एनी अदर एंटिटी इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर, ओनर या मेंबर, तो इस वाली बोर्ड मीटिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहां पर अब की बार पार्टिसिपेशन पर रोक है, और जी अगर डायरेक्टर फिर भी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर जाए और पार्टिसिपेट करके ये डिसीजन करवा जाए, तो ऐसे केस में बच्चों पेनल्टी तो लगेगी, पर मारुति को फ्यूचर में जैसी ही बात पता चलेगी यार डायरेक्टर D1 ने काम करवाया था, बोर्ड मीटिंग में आ गया था, मारुति अगर चाहे तो बड़ा इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकती है, वॉइड। दैट इज ये कॉन्ट्रैक्ट मारुति की चॉइस पर हो जाएगा वॉइडेबल। और बड़ा ध्यान रखना यहां पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, अगर डायरेक्टर इस बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है। बेटा पार्टिसिपेट का मतलब ध्यान रखना, पार्टिसिपेट का मतलब क्या है, वोट भी नहीं डाल सकता, मीटिंग में आ भी नहीं सकता, और ऑब्वियसली कोरम में भी काउंट नहीं होगा, तो मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं रह पाओगे। ऐसा नहीं कि आके चुपचाप बैठो ना, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टर ने पार्टिसिपेट कर दिया, कंपनी में उसका ऑफिस 167 में ऑटोमेटिकली वेकेट मान लिया जाएगा, और अगर उसने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर भी नहीं दिया था तब भी 167 में उसका ऑफिस ऑटोमेटिकली वेकेटेड था। तो आपने चैप्टर 1 ऑफ द डायरेक्टर्स में 167 पढ़ा था, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, वहां पर यही 2 पॉइंट आए थे कि अगर आपने 184 का डिस्क्लोजर नहीं दिया या डिस्क्लोजर देने के बाद पार्टिसिपेट कर दिया, तो ऐसे केस में आपका ऑफिस ऑटोमेटिकली वेकेटेड है। बस एक छोटा सा ब्रीदर का पॉइंट, आपने जो ये पार्टिसिपेशन वाला सबसेक्शन 2 पढ़ा, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल है, प्राइवेट पर ये अप्लाई नहीं करता, प्रोवाइडेड प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे दे। तो अगर डायरेक्टर ने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे दिया है, फिर प्राइवेट कंपनी में वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, चलेगा, वो चीज अलाउड है, पर पब्लिक कंपनी में करना परमिटेड नहीं है। तो ये आता है आपका सेक्शन 184, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम्स। एनी विच वेज, तो बेटा यहां पर आपने जाना कि इस चैप्टर में डायरेक्टर को जब भी कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड मीटिंग में, तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस वगैरह भेजेंगे, नोटिस सबको भेज दिया, उसमें से कुछ डायरेक्टर शायद मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये आपको 184 ने सिखाया। तो बच्चों नोटिस चला गया, कुछ डायरेक्टर शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बाकी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करने आएंगे, तो जैसे ही अपने को बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करनी है, बोर्ड मीटिंग के शुरुआत में सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कोरम प्रेजेंट है या नहीं। और बच्चों बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना होगा वो बात आपको सिखाएगा सेक्शन 174। तो आते बच्चों सेक्शन 174 पर और देखते हैं बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम कितना है। तो भाई लॉ मेकर ने कहा बोर्ड मीटिंग का कोरम होगा 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर, ध्यान रखना, विच एवर इज हायर। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हैं तो बच्चों कोरम कितना हो जाएगा, 4 या 2, विच एवर इज हायर। हायर देखेंगे तो 4 हो गया। सर अगर कंपनी में डायरेक्टर हैं 11, तो बेटा 11 का 1/3 कर दो, और 11 का 1/3 करोगे तो आंसर कितना आएगा 3.66। सर राउंड ऑफ कैसे करूं, सेक्शन ने कुछ बताया ही नहीं। अगर बेटा सेक्शन कुछ ना बताए आप राउंड ऑफ कैसे करोगे, हमेशा हायर। पर सर अगर लेट सपोज यहां पर आ जाता 10 डायरेक्टर्स, 1/3 करते 3.33 आता, तो इसको मैं नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करूंगा या हायर। बेटा मैंने आपको हमेशा कहा है अगर लॉ मेकर कुछ ना बताएं आपको हमेशा हायर राउंडिंग ऑफ करना है। और अभी तक डायरेक्टर्स में आपने जितने भी सेक्शन पढ़े, सिर्फ आपने एक सेक्शन 152 पढ़ा था, वहां पर आप जो 1/3 निकालते थे जो डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, सिर्फ उसमें आज तक नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ था, वरना आप हमेशा हायर राउंडिंग ऑफ करते हो। तो यहां पर भी आपको हायर राउंडिंग ऑफ करना रहेगा। तो 1/3 डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, ये नॉर्मल कोरम आपके लिए हो जाएगा। पर अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो बेटा सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर्स का कोरम थोड़ा अलग है, और उसको याद करना आसान है, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी है तो कोरम कितना है 8 डायरेक्टर या 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ध्यान रखना अब की बार विच एवर इज हायर नहीं है, अब की बार है विच एवर इज लेस, पर कम से कम 2 डायरेक्टर्स यहां पर प्रेजेंट रहने चाहिए। कहने का तात्पर्य है बेटा लेट सपोज आज एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसमें टोटल डायरेक्टर्स थे 12, तो कोरम कितना हो जाएगा, या तो 8 या 25% कर देंगे, तो बेटा 25% कर देंगे आ जाएगा 3, विच एवर इज लेस हो गया 3। पर लेट सपोज बच्चों सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर ही है 4, अगर 4 ही डायरेक्टर हैं तो हम क्या कहेंगे, या तो 8 या करो इसका 25% कर दिया तो रह गया मात्र 1। अब बेटा क्या एक डायरेक्टर कोरम होगा, नहीं, लॉ ने क्या कहा कम से कम 2 डायरेक्टर्स का तो यहां पर होना आवश्यक है। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोरम आ जाएगा 8 डायरेक्टर या 25% विच एवर इज लेस, बट मिनिमम यहां पर 2 डायरेक्टर्स आपके प्रेजेंट रहने चाहिए। पर सर एक बात बताओ, जब आप कोरम काउंट कर रहे हो तो हमने जाना था कंपनी में थे 10 डायरेक्टर D1 से लेकर D10, तो जब कोरम काउंट हो रहा होगा तो कोरम के अंदर क्या वो वाला डायरेक्टर आएगा जो इंटरेस्टेड है, ऑब्वियसली नहीं, कि बेटा इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। तो अगर डायरेक्टर D10 इंटरेस्टेड था तो आप आराम से अभी भी कोरम काउंट करो, D10 यहां पर कंसिडर नहीं होगा। पर सर एक और चीज हमने भी जाना, मारुति का एक डायरेक्टर था दूसरी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट होल्ड कर रहा था। बेटा बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझना, मारुति में टोटल डायरेक्टर थे D1 से लेकर D10, और लेट सपोज बच्चों यहां पर D1 से लेकर D8 8 डायरेक्टर मिलकर सामने वाली कंपनी में टोटल मिलाकर 20% होल्ड कर गए।
तो हर डायरेक्टर के पास कुछ शेयर थे, तो बड़ा 8 के 8 डायरेक्टर यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सारे हैं इंटरेस्टेड। बिकॉज वहां आप जो 2% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग देखते हो वो डायरेक्टर की अकेले भी होती है और बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलाकर भी होती है, तो कोई डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो सर यहां कोरम कितना बने, बिकॉज कंपनी में अगर डायरेक्टर 10 है तो नॉर्मल कोरम कितना होगा, 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, और बड़ा करा तो आंसर आया 4। अब सर यहां तो 4 डायरेक्टर्स आ ही नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, बिकॉज इंटरेस्टेड डायरेक्टर ही 8 है, तो गिर पड़कर जो डायरेक्टर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं वो है सिर्फ 2 डायरेक्टर D9 और D10। तो क्या 2 डायरेक्टर्स को ही यहां पर कोरम मान लेंगे, मान लेंगे, क्योंकि लॉ ने एक पॉइंट यहां पर क्या बनाया, उन्होंने कहा जी सॉरी जो आपके डायरेक्टर यहां पर आ रहे हैं अगर उसमें जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं वो टोटल स्ट्रेंथ का हो जाते हैं 2/3, दैट इज अगर बच्चों कंपनी में है लेट्स सपोज 12 डायरेक्टर और 12 में से हमने कहा 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड निकले, दैट इज 8 डायरेक्टर यहां पर इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मतलब 184 के हिसाब से इंटरेस्टेड, तो ऐसे केस में तो वो मीटिंग में आ ही नहीं सकते, तो जितने रिमेनिंग डायरेक्टर्स होंगे उन्हें कोरम मान लिया जाएगा। तो इस वाले एग्जांपल में जो रिमेनिंग 4 डायरेक्टर्स है वो कोरम मान ली जाएंगे, ऊपर वाले एग्जांपल में जो रिमेनिंग 2 डायरेक्टर्स थे उन्हें कोरम मान लिया जाएगा, दैट इज अगर 2/3 डायरेक्टर हमारे इंटरेस्टेड हैं तो जितने भी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं वो कोरम हो जाएंगे, पर वो कम से कम 2 जरूर आपके होने चाहिए, दैट इज मिनिमम 2 डायरेक्टर्स यहां पर आपके होने चाहिए जो यहां पर अप्लाई कर जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 है कोरम आपका अलग तरीके से थोड़ा डिसाइड होता है, तो जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उन्हें कोरम मान लेंगे पर वो कम से कम होने चाहिए 2। और सर बाई चांस अगर कोई ऐसा केस आ गया जहां पर जो डायरेक्टर्स बचे हैं वही कोरम से कम है, तो कोरम में हमें जितने डायरेक्टर्स चाहिए थे रिमेनिंग डायरेक्टर कोरम के भी नीचे चले गए, तो लॉ मेकर कह रहे जी जो भी रिमेनिंग डायरेक्टर्स फिर भी होंगे वो फिर भी बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, पर सिर्फ 2 पर्पस के लिए, मतलब अगर कंपनी में डायरेक्टर्स जो है वो कोरम की रिक्वायरमेंट के नीचे चले गए तो ऐसे केस में जो डायरेक्टर बचेगा वो बोर्ड मीटिंग कर तो पाएगा पर सिर्फ 2 पर्पस के लिए, या तो वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जनरल मीटिंग बुला सकता है और जनरल मीटिंग में नया डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे ताकि कोरम की रिक्वायरमेंट मीट हो जाए, या फिर वो अपनी मीटिंग खुद कर सकता है डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, यहां पर बाजू में लिखकर छोड़ देना एडिशनल डायरेक्टर, तो वो यहां पर आएगा अपनी मीटिंग करेगा अपने साथ एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। एडिशनल डायरेक्टर की बातें हम सीखेंगे 161 में, या सॉरी आप सीखकर आए थे 161 में, तो वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए यहां पर बोर्ड मीटिंग बुलाएगा जिससे कोरम की रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। तो सिर्फ ये 2 काम करने के लिए आप बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो। बड़े ध्यान से एक पॉइंट को समझना बेटा, ये वाला पॉइंट लगेगा सिर्फ कब, अगर कंपनी में डायरेक्टर बचा है सिर्फ 1, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में 2 डायरेक्टर्स बचे हैं बेटा 2 डायरेक्टर हमेशा कोरम के लिए इनफ होते हैं, आप कभी भी कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि बच्चों अगर 2 डायरेक्टर्स बचे थे कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी थी 1/3 या 2 विच एवर इज हायर, तो 2 की रिक्वायरमेंट अप्लाई कर जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो ये प्रैक्टिकली सिर्फ ऐसे ही केस में अप्लाई करता है जहां किसी भी कंपनी में डायरेक्टर मात्र 1 बचा है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में 2 डायरेक्टर्स बचे हुए हैं बेटा वो कोरम के लिए हमेशा आपके इनफ रहेंगे, उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपने नॉर्मल केस सिनेरियो का कोरम सीखा, सेक्शन 8 कंपनी का कोरम सीखा, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 है रिमेनिंग डायरेक्टर कोरम है ये जाना, और अगर कभी भी डायरेक्टर कोरम की रिक्वायरमेंट के नीचे चले जाते हैं तो जो रिमेनिंग डायरेक्टर है उसी को कोरम मान तो लेंगे पर वो सिर्फ 2 ही पर्पस के लिए बोर्ड मीटिंग कर पाएगा। अब सर ये सारी बातें समझ में आ गई, तो हमारे केस में नॉर्मल केस सिनेरियो में कोरम कितना आया 1/3 या 2, तो एक नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर है 12, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोरम कितना हो जाएगा 1/3 करोगे तो 4 या 2 विच एवर इज हायर, कम से कम सर 4 डायरेक्टर्स मीटिंग में जरूर आने चाहिए, पर सर अगर डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आए तो फिर क्या करें, तो लॉ मेकर ने इसका भी रास्ता आपको दिया कि आपने अगर बोर्ड मीटिंग बुलाई है और बोर्ड मीटिंग में कोरम जितने डायरेक्टर आए नहीं तो क्या होगा, आप उस मीटिंग को मान लेना एडजर्न। एडजर्न कब के लिए, अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस के लिए। बाई चांस वो दिन अगर आपका नेशनल हॉलिडे निकला तो उससे अगला जो भी दिन आएगा उसे यहां पर आप मीटिंग का दिन मान लेना। अब यहां पर बड़े ध्यान से एक बात को समझना, आपकी मसल मेमोरी एक दूसरी चीज है, सबकॉन्शियस माइंड आपको एक गलत चीज के लिए यहां पर गाइड करता है। पॉइंट क्या है बेटा, हमने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई और बोर्ड मीटिंग में कोरम आया नहीं, तो मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए हमने एडजर्न मान लिया, अगले हफ्ते सेम टाइम एंड प्लेस, और अगर वो दिन बाई चांस नेशनल हॉलिडे है तो उससे अगले दिन। और सर बाई चांस अगर इस वाली मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो जितने डायरेक्टर्स आए होंगे क्या उन्हें ही कोरम मान लिया जाएगा? ध्यान रखना, द आंसर इज नो। बड़ा चीज मैं क्यों कह रहा हूं, आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड या आपकी मसल मेमोरी यहां पर आपसे मिस्टेक क्यों कराती है, बिकॉज सेम चीज आप सीख कर आए थे सेक्शन 103 में जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में चलता था कि आपने जनरल मीटिंग बुलाई है, कोरम नहीं आया, एडजर्न मान लेंगे अगले हफ्ते के लिए। अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, जितने मेंबर आए होंगे उन्हें कोरम मान लेना। पर बच्चों वो कानून जनरल मीटिंग के लिए था, बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं। बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या है, इस एडजर्न मीटिंग में भी कोरम जितने डायरेक्टर्स का आना आवश्यक है। अगर इसमें भी कोरम नहीं आया,
सर क्या ये फिर से एडजर्न हो जाएगी, फिर से एडजर्न हो जाएगी? नहीं बेटा, इस मीटिंग को मान लेते हैं फिर कैंसिल। तो ऐसे केस में ये वाली मीटिंग आप कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज अगर डायरेक्टर को कोई डिसीजन लेना है, कोरम जितने डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, बिना डायरेक्टर्स की प्रेजेंस के ऐसे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ध्यान रखना। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात है कुछ, सर लॉ ने कहा अगले दिन अगर बाई चांस अगले हफ्ते नेशनल हॉलीडे है तो आप नेक्स्ट डे के लिए उसको एडजर्न मान लेना। पर बड़ा ध्यान रखना, क्या बोर्ड मीटिंग वैसे भी नेशनल हॉलीडे पर हो सकती है? हो सकती है। सर क्यों हो सकती है? बिकॉज बच्चों आप पूरा सेक्शन 173 अभी पढ़कर आए हो, उसमें बोर्ड मीटिंग के प्लेस डेट टाइम के लिए कुछ बताया नहीं हुआ। और हमने एक बात सीखी हुई है, अगर आपको किसी भी मीटिंग के प्लेस डेट टाइम के लिए कुछ ना बताया जाए तो वहां पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। कहने का तात्पर्य है, नॉर्मल केस सिनेरियो में बेटा आप अपनी बोर्ड मीटिंग किसी भी दिन करो, नेशनल हॉलीडे संडे को कहीं भी करो, दुनिया में कहीं पर भी करो, किसी भी समय करो, सुबह 8 बजे रात के 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। पर 174 इसका एक्सेप्शन है। तो यहां लॉ मेकर ने एक अटपटी बात लिखी कि अगर आपने ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग बुलाई, किसी भी दिन बुलाइए, कोरम नहीं था, उसको एडजर्न मानेंगे अगले हफ्ते के लिए, और ये वाली बोर्ड मीटिंग जो है ये नेशनल हॉलीडे पर नहीं हो सकती। लॉ मेकर ने ऐसा क्यों लिखा है पता नहीं भाई। तो अगले हफ्ते के लिए यहां पर नेशनल हॉलीडे पर करना बैन है, मतलब ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग आपकी नेशनल हॉलीडे पर हो सकती है, एडजर्न वाली नहीं हो पाएगी। हालांकि अगर आप चाहो एडजर्न मीटिंग को भी नेशनल हॉलीडे पर कर सकते हो। कैसे? अगर ये बात कंपनी कहां लिख दे? अपने आर्टिकल्स में। तो यहां जो आपने कानून सीखा, इसने क्या कहा, अगर आर्टिकल्स में एडजर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं है तो ये वाला पॉइंट आपका अप्लाई करता है। तो अगर कंपनी के आर्टिकल्स कोई तरीका बता दे सबसे अच्छा है, पर अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा तो फिर आप मीटिंग को एडजर्न मानते हैं अगले हफ्ते सेम डेट टाइम प्लेस के लिए। बाई चांस वो नेशनल हॉलीडे हुआ तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, तब जाकर कर आपका ये वाला कानून अप्लाई करता है। और बच्चों ये सारी बातें आती है आपकी रिगार्डिंग कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो अगर इस चैप्टर की हम बात करें, आपने क्या सीखा? 173 में बोर्ड मीटिंग कैसे कैसे कब कब आती है। कुछ कुछ डायरेक्टर हैं जो शायद उस बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और फिर बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना है, ये तीनों सेक्शन बेटा लिंक में हमेशा पढ़िएगा। आई होप दी सेक्शंस आर क्लियर एवरीवन। पर जी एक और पॉइंट, अगर आज डायरेक्टर्स को कोई डिसीजन लेना है, बेटा हमने एक और बात जानी थी, डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है और बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर आते हैं। पर क्या हमेशा आप एक बोर्ड मीटिंग बुलाइए जरूरी है? ना बेटा, डायरेक्टर से आप डिसीजन करवा सकते हैं आरबीसी से। व्हाट इज आरबीसी? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो जैसे जनरल मीटिंग में पोस्टल बैलेट चलता था कि मेंबर को मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, हर मेंबर के घर पर चिट्ठी डाल देंगे और मेंबर घर बैठे डिसीजन लेगा, सेम चीज यहां पर है कि अगर आप चाहो तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में ना बुला करके उन्हें एक चिट्ठी भेज दीजिए और डायरेक्टर घर बैठे डिसीजन लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सेक्शन 175। और ध्यान रखना, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, आप अपने डायरेक्टर को चिट्ठी भी भेज सकते हो, वरना आज के दिन में तो इलेक्ट्रॉनिक मोड भी चलता है और ईमेल वगैरह से भी डिसीजन हो पाएगा। तो ये एक और रास्ता लॉ मेकर ने दिया है। और बड़े ध्यान से एक पॉइंट को समझना बेटा, आरबीसी क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलग है? अलग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या था बच्चों? वहां पर एक बोर्ड मीटिंग आ रही थी, डायरेक्टर या तो आ सकता था या घर बैठे लाइव टेलीकास्ट 2 वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकता था। आरबीसी में कोई बोर्ड मीटिंग आती ही नहीं है। यहां पर हर डायरेक्टर के घर पर चिट्ठी आती है, बेटा चिट्ठी पढ़ता है, अपने हिसाब से उस पर वोट करता है, सब डायरेक्टर्स की चिट्ठी कलेक्ट होती है, डिसीजन हो जाता है। तो यहां कोई बोर्ड मीटिंग है ही नहीं। तो ध्यान रखना, कई लोग वीसी और आरबीसी को मिक्स कर देते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आते हैं बच्चों सेक्शन 175 पर, और 175 ने क्या कहा कि आज अगर कोई डिसीजन हमें सर्कुलेशन से लेना है, संभव है, आप क्या करना, कंपनी अपने सारे के सारे डायरेक्टर्स को जो रेजोल्यूशन है वो ड्राफ्ट में सर्कुलेट कर देना, और फिर वो डिसीजन अप्रूव्ड कब माना जाएगा? अगर यहां पर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपना अप्रूवल दे दें। बस ध्यान रखना, मेजॉरिटी डायरेक्टर आपको किसका देखना है? एंटाइटल्ड टू वोट, जो वोट डालने के लिए एंटाइटल्ड है। कहने का तात्पर्य है, अगर कंपनी में लेट्स सपोज बच्चों 13 डायरेक्टर थे और 13 में से मैं मान लेता हूं 3 डायरेक्टर यहां पर इंटरेस्टेड थे, D1 से लेकर D3। बेटा इंटरेस्टेड का मतलब 184 के हिसाब से इंटरेस्टेड, तो क्या ये एंटाइटल्ड टू वोट होंगे? नहीं। इनको कर दो साइड, और इनको साइड करने के बाद आप देखो आपके हैं 10 डायरेक्टर्स, तो अगर 10 में से 6 डायरेक्टर फेवर में वोट कर देते हैं तो आपका ये डिसीजन हो जाएगा। और यहां पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ध्यान से समझना, बेटा 10 डायरेक्टर्स थे, 10 में से 5 डायरेक्टर फेवर में हैं, क्या आरबीसी पास होगा? ना। और बेटा 5 फेवर में थे, 4 अगेंस्ट में थे, एक डायरेक्टर ने वोट ही नहीं किया, दैट इज उसकी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, क्या आरबीसी पास हो जाएगा? ध्यान रखना, नहीं। बेटा नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आ रहा, भाड़ में जाए, मीटिंग में आकर वोट नहीं कर रहा, भाड़ में जाए, उसका इंतजार नहीं करेंगे। पर आरबीसी का सेक्शन अलग है। इसने क्या कहा, जितने डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट है उनके मेजॉरिटी फेवर में होने चाहिए। तो अब की बार अगर डायरेक्टर वोट नहीं कर रहा है या अगेंस्ट में वोट कर रहा है, दोनों से इंपैक्ट पड़ जाएगा। ये एक यूनिक सेक्शन है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो मेजॉरिटी जो आपको देखना है, डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट का देखना है। तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसको हटा दो, बाकी जो डायरेक्टर है उसका मेजॉरिटी अपन चेक कर लेंगे।
और बच्चों लेट्स सपोज सारे डायरेक्टर्स को हमने चिट्ठी भेज दी और डायरेक्टर कह रहे हैं यार आपने चिट्ठी तो भेज दी पर हम चाहते हैं ये वाला काम जो है ना ये बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हो, बिकॉज घर बैठे बैठे हम चिट्ठी पर वोट नहीं कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हम चाहते हैं आए मिले बैठे डिस्कस करें और फिर ये डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लिया जाए। तो लॉ ने क्या कहा, अगर 1/3 डायरेक्टर्स ऐसी रिक्वेस्ट रेज करेंगे फिर ये डिसीजन आरबीसी से नहीं हो सकता, फिर आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी और बोर्ड मीटिंग में ही डिसीजन होगा। मतलब रिजोल्यूशन टू बी मूव्ड एट अ मीटिंग, अगर कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स इस चीज की रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो अगर 12 डायरेक्टर्स थे, 4 डायरेक्टर ने कहा कि जी आप ये काम बोर्ड मीटिंग में ही करिए, तो बोर्ड मीटिंग में होगा। अब बड़े ध्यान से एक और पॉइंट समझना, बेटा डायरेक्टर्स थे 12, लेट्स सपोज सारे इंटाइटल टू वोट थे, 7 डायरेक्टर्स ने यहां पर फेवर में वोट कर दिया और 4 डायरेक्टर्स की तरफ से क्या रिक्वेस्ट आई, कंपनी नहीं आरबीसी नहीं, आप इसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाइए। क्या कंपनी को बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी? बिल्कुल। कंपनी ये नहीं कह सकती कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑलरेडी अप्रूव कर दें, मीटिंग की जरूरत नहीं है ना, तभी तो ये कानून बना। तो अगर 1/3 डायरेक्टर रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं तो ऐसे केस में तो फिर आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, फिर वो डिसीजन आपका मीटिंग में ही लिया जाएगा। और बाई चांस अगर आरबीसी अलाउड था और आप आरबीसी से कोई भी डिसीजन लेते हो तो बच्चों जो अगली बोर्ड मीटिंग आएगी उसके अंदर आप इस बात को नोट करोगे और उसी मीटिंग के मिनट्स में आरबीसी वाली बात आप अपडेट कर दोगे कि आपने एक डिसीजन आरबीसी से लिया था। तो ये डायरेक्टर्स की पावर आपको सिखा रहा है कि डायरेक्टर अपने काम कंपनी में करते कैसे हैं। तो डायरेक्टर्स के काम करने के 2 तरीके थे, या तो वो बोर्ड मीटिंग में काम करेंगे, बोर्ड मीटिंग का सेक्शन आया था 173, कुछ डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते 184, और बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना है 174 ने आपको सिखाया। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका 173 174 है ये एक ऐसी ओपीसी पर अप्लाई नहीं करता जिसमें एक अकेला डायरेक्टर है, कि बड़ा ओपीसी में हो सकता है एक ही डायरेक्टर हो, वहां पर ये सेक्शन नहीं लगते। पर अगर ओपीसी में डायरेक्टर एक से ज्यादा है जो हो सकता है, फिर ये सेक्शन ओपीसी पर भी लगते हैं, तो ओपीसी बच पाती है अगर उसके अंदर एक सिंगल ही डायरेक्टर होता। एंड लास्टली बच्चों अगर डायरेक्टर चाहे वो घर बैठे भी, इतनी गर्मी है कौन बाहर जाएगा, घर बैठे चिट्ठी भेज देंगे, घर बैठे डिसीजन लेंगे, आरबीसी से भी डिसीजन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 175। और बच्चों लेट्स सपोज चाहे बोर्ड मीटिंग चाहे आरबीसी से कंपनी ने कोई डिसीजन ले लिया और काफी टाइम के बाद कंपनी को पता चला कि जितने डायरेक्टर्स ने वोटिंग करी थी उसमें से एक डायरेक्टर था डिस्क्वालिफाइड, या उसका ऑफिस ऑलरेडी 167 में वेकेटेड था, या उसकी अपॉइंटमेंट सही से नहीं हुई थी, अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था, और ये डायरेक्टर पिछले 6 महीने से काम करे जा रहा था और कंपनी को आज जाकर पता चला यार ये तो डायरेक्टर सही से अपॉइंट ही नहीं रखा, तो उसने 6 महीने के दौरान जितने काम किए होंगे क्या बेटा उनको नल एंड वॉइड कर दें? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अगर आप नल एंड वॉइड करोगे आउटसाइडर क्या कहेगा, यार मुझे क्या पता आपके डायरेक्टर में कमी थी, तो मुझे तो इंटरनल मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। बेटा सेम कानून लॉ मेकर ने बनाया। तो एक सेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ने में आपको चुन्नू सा सेक्शन लगेगा पर प्रैक्टिकली बड़ा रेलेवेंट है क्या, कि आज अगर कंपनी अपने किसी डायरेक्टर से कोई काम करवाए जा रही थी और बाद में पता चला कि उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था, वो डिस्क्वालिफाइड था, उसका ऑफिस ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका था, तो आज तक उसने जितने भी काम किए होंगे वो वैलिड रहेंगे। मतलब उन कामों को इनवैलिडेट मत मानना, पर जैसी कंपनी को बात पता चल जाएगी कि जी ये डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट डिफेक्ट था, उसके बाद आप उससे कोई भी काम नहीं करा सकते। उसके बाद अगर कोई काम करवाया फिर वो आपका हो जाएगा वॉइड। इस चीज का ध्यान यहां पर रखिएगा। तो ये आता है आपका सेक्शन 176। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर हमने कवर करी 173, 174, 184, 175 एंड 176। ये सारे सेक्शन आप यहां पर लिंक कर जाते हैं। तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह कैसे होती है, कैसे वो डिसीजन करते हैं, इन सेक्शन ने आपको सिखा दिया। तो ये सारे सेक्शन यहां पर आपने कवर किए। अब बेटा चैप्टर का जो दूसरा लेग है वो क्या है? डायरेक्टर्स की पावर। तो मीटिंग की बात तो कहीं ना कहीं आपने जानी, एक कंपनी में डायरेक्टर्स की पावर्स क्या क्या है, अब इस पर आते हैं। तो बच्चों किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की पावर क्या होती है? हमने हमेशा एक बात समझी है कि बेटा कंपनी के जितने भी काम है अगर कहीं भी कुछ ना लिखा हो, वो सारे काम या वो सारी पावर हमेशा किसकी है? डायरेक्टर्स की। तो हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ बोर्ड इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द कंपनी। तो जो जो काम कंपनी कर सकती है वही सारे काम डायरेक्टर करेंगे। इट इज इंप्लाइड अनलेस एंड अनटिल दैट टास्क इज रिजर्व फॉर मेंबर। कहने का तात्पर्य है अगर वो काम के लिए मेंबर के अप्रूवल की कोई आवश्यकता है, अगर वो पावर मेंबर के लिए कहीं रिजर्व्ड है, तो आप मेंबर से पूछोगे, वरना मेंबर से पूछने की कोई जरूरत नहीं। वो काम हमेशा कौन करेंगे? डायरेक्टर। अब सर कैसे पता चलेगा कि कोई काम मेंबर के लिए रिजर्व्ड है या नहीं? बेटा ये बात या तो कंपनी अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखेगी, वरना ये बात लिखी होगी एक्ट के किसी सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आपने एक्ट का सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 13, उसने कहा नाम बदलना है पहले मेंबर से पूछो, ऑब्जेक्ट बदलना है मेंबर से पूछो। 14 ने कहा आर्टिकल बदलना है मेंबर से पूछो। 61 ने कहा अगर कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करना है मेंबर से ओआर पास कराओ। 66 ने कहा कैपिटल रिडक्शन करना है मेंबर से पूछा एसआर पास कराओ। तो लॉ मेकर अलग अलग सेक्शन में कई बार लिख देते हैं कि जी ये वाला काम करने के लिए मेंबर का अप्रूवल लगेगा। तो अगर लॉ मेकर ने लिख दिया तो मेंबर से पूछना है, वरना इट इज इंप्लाइड कि ये पावर किसकी होगी? डायरेक्टर की। और यही बात आपको सिखाता है सेक्शन 179। तो आज बच्चों सेक्शन 179 डायरेक्टर्स की पावर पर। तो इसने यही बात आपको कही
कि पावर्स ऑफ बोर्ड आर को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द कंपनी एंड सारे के सारे काम हमेशा डायरेक्टर्स करते हैं जब तक वो पावर मेंबर के लिए जनरल मीटिंग में रिजर्व ना हो। तो अगर मेंबर के लिए रिजर्व है तो डायरेक्टर मेंबर से पूछेगा, वरना डायरेक्टर खुद ब खुद वो काम करेगा। और ध्यान रखना, डायरेक्टर कोई मेंबर का इंप्लॉई या एजेंट नहीं है, वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो उसकी अपनी पावर है और कुछ पावर पर वो मेंबर से पूछ सकता है और मेंबर से पूछकर वो काम करेगा। फिर बच्चों सेक्शन 179 के अंदर ही हमने एक सेक्शन पढ़ा था एंड दैट वाज 179 का सब सेक्शन 3। और बड़े ध्यान से इसको समझना बेटा, इस सेक्शन ने क्या कहा, इसने कहा जी ये वाले जो काम है डायरेक्टर्स, ये वाले काम भी आप ही के हैं और ये काम आप करना बोर्ड मीटिंग में। मेरा सवाल आपके लिए, बेटा ये काम अलग से लिखने की जरूरत क्या थी? अगर लॉ मेकर ना भी कुछ लिखते तब भी इंप्लाइड है ना कि कंपनी के काम डायरेक्टर्स करेंगे। पर लॉ मेकर क्या करें, डायरेक्टर आप ये वाले काम कर तो सकते हो, पर ये वाले काम डायरेक्टर आप सिर्फ कहां करोगे, बोर्ड मीटिंग में। कहने का तात्पर्य है सर डायरेक्टर काम बोर्ड मीटिंग में तो करते हैं ना 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 ना, कभी कभी डायरेक्टर काम किससे करते हैं, आरबीसी से। तो कहने का तात्पर्य क्या है, 179 में जो ये वाले काम लिखे हुए हैं, ये वाले काम पर डायरेक्टर को आरबीसी अलाउड नहीं होता, तो ये काम आपको बोर्ड मीटिंग में ही करवाने पड़ेंगे। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अलाउड नहीं। यहीं से एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कई बार आप कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शन पढ़ोगे, वहां पर कभी कभी एक बात क्या लिखी रहती है, ये वाला काम डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में करेंगे। अगर किसी सेक्शन में साफ साफ वर्ड बोर्ड मीटिंग का इस्तेमाल कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, वहां पर आरबीसी अलाउड नहीं है। और सेम चीज लॉ मेकर यहां कह रहे हैं कि जी 179 कह रहे हैं डायरेक्टर के कुछ ऐसे काम हैं जो काम डायरेक्टर आप खुद बोर्ड मीटिंग में ही करोगे, इन पर आरबीसी अलाउड नहीं है। बेटा टेक 1 मिनट टाइम और ये सारे काम पढ़ लो। इन सारे काम में जो क्लॉज डी, ई एंड एफ है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्लीज रीड दिस। हाँ जी बच्चों, आई होप आपने ये काम पढ़े हो। एंड जो क्लॉज डी, ई एंड एफ था उसके मैंने क्या कहा था, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बेटा क्लॉज डी, ई एंड एफ किस चीज का है, अगर कंपनी को किसी से उधार पर पैसा लेना है, दैट इज पैसा बोरो करना है, या कंपनी को अपने फंड्स को कहीं इन्वेस्ट करना है, या कंपनी को किसी को एलजीएस प्रोवाइड करनी है, बेटा व्हाट इज एलजीएस, लोन गारंटी सिक्योरिटी, तो ये 3 काम डायरेक्टर्स अगर चाहें तो बेटा डायरेक्टर्स किसी को डेलीगेट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि वो ये काम किसी को डेलीगेट कर पाएंगे। तो कंपनी का कोई एमडी है, मैनेजर है, सीईओ है, तो अगर कंपनी ने काम डेलीगेट करना चाहती है वो भी अलाउड है। पर ध्यान रखना, डेलीगेशन का जो डिसीजन है वो डिसीजन आरबीसी से होगा या वो डिसीजन बोर्ड मीटिंग में ही होगा, वो डिसीजन आपको बोर्ड मीटिंग में लेना है। और लास्ट एक पॉइंट, सर पैसा बोरो करने के लिए हमें एक बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, समझ में आया। अब लेट्स सपोज मैंने किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिया, अब बेटा ओडी की लिमिट हम एक बार सैंक्शन करा लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 1 करोड़ की लिमिट सैंक्शन करा ली। अब जब हमारा मन करता है उसमें से हम पैसा अपने हिसाब से ओवरड्रॉ करते रहते हैं, तो बोर्ड रेजोल्यूशन किस समय पास करना होगा, लिमिट सैंक्शन कराते समय या बार बार जब जब पैसा बोरो कर रहे हैं बार बार? बेटा ऑब्वियसली सिर्फ सैंक्शन कराते समय। तो इसने क्या कहा, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के केस में बोरोइंग का मतलब क्या है, बेटा बोरोइंग का मतलब होता है जिस समय आप वो लिमिट अवेल कर रहे हो, डे टू डे आप उसमें से जब पैसा ओवरड्रॉ करते हो वो आपका बोरोइंग थोड़ी ना है, वरना तो ऐसे केस में आपको बार बार बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते रहना पड़ेगा, लॉजिकली नहीं है। तो ये आता है आपका सेक्शन 179 और इसने क्या समझाया, भाई कंपनी के सारे काम हमेशा डायरेक्टर्स के होंगे अनलेस एंड अनटिल दोस टास्क आर रिजर्व फॉर मेंबर। और जैसी बच्चों 179 ने डायरेक्टर को उनकी पावर बताई, इसी से अगले सेक्शन ने डायरेक्टर्स को उनकी पावर याद भी दिला दी कि डायरेक्टर ध्यान रखिए आपकी पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ द बोर्ड। और इस सेक्शन ने 4 ऐसे काम बताए हैं जो काम डायरेक्टर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इन 4 काम पर हमेशा आपको मेंबर से क्या पास करवाना पड़ता है, एसआर। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना, ये वाला सेक्शन आपका एक प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हर कंपनी पर यह सेक्शन अप्लाई करता है। और यहां पर 4 ऐसे काम हैं जहां डायरेक्टर को पहले मेंबर से एसआर पास कराना है और चारों ही काम बेहद इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इनको समझते हैं। बच्चों सबसे पहले यहां पर आता है 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, और इसने क्या कहा, आज अगर कोई भी कंपनी है और उसकी कोई अंडरटेकिंग है और कंपनी अपनी अंडरटेकिंग किसी को बेचना चाह रही है, लीज पर देना चाह रही है या डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, तो डायरेक्टर ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे, मेंबर से लेना पड़ेगा अप्रूवल। कहने का तात्पर्य है बच्चों लेट्स सपोज यहां पर आज एक कंपनी आ रही है, मान लेते हैं वेदांता। बेटा वेदांता एक कंपनी है और मान लेते हैं वेदांता के इन टोटलिटी यहां पर आते हैं आपके 5 बिजनेसेस। तो 5 अलग अलग इसके वर्टिकल है, अलग अलग बिजनेस के हिस्से हैं। तो अगर आज इसमें से कोई एक हिस्सा डायरेक्टर आउटसाइडर को सेल कर देना चाहते हैं, तो क्या ये करना इतना आसान है? नहीं बेटा, ये जो पॉइंट है ये आपका डील करता है स्लम्प सेल से। इनकम टैक्स में आप एक स्लम्प सेल का कॉन्सेप्ट सीखते हो। तो अगर डायरेक्टर बिजनेस के एक हिस्से को किसी को बेच देना चाहते हैं, लीज पर दे देना चाहते हैं, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, डायरेक्टर ये डिसीजन अकेले नहीं ले पाएंगे, उन्हें क्या पास कराना पड़ेगा ऐसा। तो डायरेक्टर जो हिस्सा बेच रहे हैं वो हमारे बिजनेस का 0.2% है, मतलब उससे बिजनेस को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। और डायरेक्टर कहे जी हमारा एफर्ट बिना बात किस पर लगता है, इससे कोई कमाई धमाई तो होती नहीं और इसमें पैसा भी थोड़ा सा लगा रखा है, तो क्या मेंबर से पूछना पड़े? नहीं।
तो इसलिए लॉ मेकर ने यहां पर डिफाइन किया वर्ड अंडरटेकिंग को कि जी बिजनेस के कौन से हिस्से को आप अंडरटेकिंग मानोगे। तो लॉ ने कहा जी अंडरटेकिंग बिजनेस के उस हिस्से को माना जाएगा जो या तो ज्यादा कमाई कर दे या जिसमें ज्यादा पैसा लगा हो। तो यहां पर दो टेस्ट आपके आते हैं कि या तो आपने उसमें अपनी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर कंपनी की नेटवर्थ है 1000 करोड़ की, तो जिस भी बिजनेस में आपका 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टेड है वो अंडरटेकिंग बन जाएगा। या वो 20% की कमाई कर आपको दे रहा है। तो अगर कंपनी की कमाई है 10,000 करोड़, तो बेटा जोन सा बिजनेस 2000 करोड़ या उससे ज्यादा कमा कर देगा उसे अंडरटेकिंग माना जाता है। सिर्फ उनके लिए अप्रूवल चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना, लॉ मेकर पूरे मजे ले रहे हैं। बेटा जो इनकम टेस्ट है वहां पर एग्जैक्ट 20% भी देखा जाता है, पर जो इन्वेस्टमेंट वाला टेस्ट है वहां पर 20% से ज्यादा देखा जाता है। और इंस्टीट्यूट इस पॉइंट पर भी सवाल बना देता है, ध्यान रखिएगा। लास्टली बेटा लेट्स सपोज कोई एंटिटी हमारी अंडरटेकिंग बन गई, तो इसमें या तो हमारी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा लगा हुआ था या ये कमाई ज्यादा कर दे रही थी। तो ऐसे केस में अंडरटेकिंग है बेटा, या तो इसे हम पूरा सेल कर दें तो बिल्कुल एसआर चाहिए। पर लॉ ने क्या कहा, अगर डायरेक्टर्स को पूरा सेल ना करके इसके सब्सटेंशियल हिस्से को भी सेल कर देते हैं तब भी एसआर से अप्रूवल चाहिए। और यहां पर सब्सटेंशियल हिस्से का मतलब भी क्या है, 20%। दैट इज या तो आप उस अंडरटेकिंग को पूरा सेल कर रहे हो या उसके सब्सटेंशियल हिस्से को सेल कर रहे हो, और सब्सटेंशियल हिस्से का मतलब है 20%, और यहां भी एग्जैक्ट 20% देखा जाएगा। तो ये आता है पहला काम जहां डायरेक्टर्स को मेंबर से क्या पास करवाना पड़ेगा, एसआर। बेटा दूसरा काम यहां पर आ रहा है और वो कह रहे हैं जी इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर। तो बेटा लेट्स सपोज यहां पर एक कंपनी आ रही थी जो थी ट्रांसफरर कंपनी। बेटा ट्रांसफरर कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर था एच लिमिटेड, और आज ट्रांसफरर कंपनी का जाकर ट्रांसफरी कंपनी में मर्जर हो गया। बेटा जब ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी में मर्जर हुआ तो ऐसे केस में ये कंपनी तो खत्म हो जाएगी, तो बेटा इसके शेयर्स जो थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो बेटा एच लिमिटेड को क्या मिलेगा, तो बेटा जो ट्रांसफरी कंपनी है वो कॉम्पनसेशन के तौर पर या तो एच लिमिटेड को देगी अपने शेयर्स जिसे हम कहते हैं स्टॉक डील, पर लेट्स सपोज ट्रांसफरी कंपनी ने एच लिमिटेड को दिया आपकी बार पैसा, दैट इज ये कैश डील थी। तो बेटा एच लिमिटेड को जो ये पैसा मिला है, मिला क्यों है, एज अ कॉम्पनसेशन फॉर मर्जर। तो उसकी इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में थी उसका मर्जर सामने वाली कंपनी में हो गया और कॉम्पनसेशन के तौर पर एच को पैसा मिला। बेटा पैसा थोड़ा मोड़ा तो होगा नहीं, हजारों करोड़ में भी रन कर सकता है। तो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, एच लिमिटेड के जो डायरेक्टर है वो इस पैसे को थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करें। तो अगर तो वो इस पैसे को किसी ट्रस्ट सिक्योरिटी में लगा रहे हैं, बेटा ट्रस्ट सिक्योरिटी मतलब एक ऐसी सिक्योरिटी जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जहां पर पैसा डूबने के आसार कम है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अच्छे स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर पैसा करा दिया, तो ये सब आपकी ट्रस्ट सिक्योरिटी है। ट्रस्ट सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, ये आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट का सेक्शन 20 सिखाता है। तो ये अगर उन वाली सिक्योरिटी में डायरेक्टर पैसा लगाएंगे तो दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्टर जी इस पैसे से हम एफएनओ कर लेंगे, पता चला सारा ही पैसा डूब गया। तो लॉ ने क्या कहा है, अगर ट्रस्ट सिक्योरिटी के अलावा डायरेक्टर इस पैसे को कहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे केस में मेंबर से क्या पास कराना पड़ेगा, एसआर। ये आता है आपका दूसरा काम। बेटा फिर मैं आपको लेकर जा रहा हूं चौथे काम पर, जो आता है 181D। और इसने क्या कहा, बेटा 181D कहता है कि आज अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को एक बेनिफिट पहुंचाना चाह रही है, कैसे, बेटा हमारा डायरेक्टर हमारी कंपनी से ना एक लोन लेकर गया था और कंपनी का डायरेक्टर काम करना छोड़ना, राइट ऑफ कर देते हैं। दैट इज आप डायरेक्टर के लोन अमाउंट को बेटा रेमिट या वेव ऑफ करना चाहते हो। तो रेमिट का मतलब क्या है कि तेरे को पैसा देने की जरूरत नहीं, या हमने कहा डायरेक्टर एक काम करो, आपका लोन 5 साल था 50 साल में पे कर देना, तो आप उसका रीपेमेंट का टाइम बढ़ाना चाह रहे हो, तो बड़ा ये काम डायरेक्टर अगर खुद कर लेंगे तो मेंबर के रिसोर्सेज की वो ध्वजा उड़ा देंगे। तो लॉ ने क्या कहा, ये वाले काम पर भी डायरेक्टर को मेंबर का अप्रूवल लेना है। और जो लास्ट काम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनकर आते हैं, एंड दिस इज 181C, कि अगर डायरेक्टर कंपनी में डेट का जो लेवल है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो पहले मेंबर से पूछना पड़ेगा। तो यहां पर जो डेट देख रहे हैं, कौन सा डेट देखेंगे, कंपनी की एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज बोरोइंग। तो ऑलरेडी जितना पैसा बोरो कर रखा है और एक्स्ट्रा पैसा जो उधार पर आप लेना चाहते हो, अगर ये एक लिमिट से ज्यादा है, और बच्चों यहां पर लिमिट कितनी है, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अगर कंपनी की लेट्स सपोज पेड अप कैपिटल थी 100 करोड़ की, फ्री रिजर्व थे 50 करोड़ के, सिक्योरिटीज प्रीमियम था 20 करोड़ का, तो अगर 170 करोड़ तक का डेट कंपनी में डायरेक्टर लाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा का डेट अगर वो लाना चाहेंगे तो मेंबर से क्या पास करवाना पड़ेगा, एसआर। ध्यान रखना यहां पर आपको पेड अप कैपिटल देखनी है जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आती है। फ्री रिजर्व में फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल सरप्लस सब आता है। सीआरआर, कैपिटल रिजर्व, डीआरआर ये फ्री रिजर्व नहीं होते। और साथ में यहां पर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी ऐड करना है। बस लॉ मेकर ने आखिरी में एक बात और ऐड करी, उन्होंने क्या कहा, जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं, दैट इज जो ऑलरेडी पैसा बोरो कर रखा है और जो नया बोरोइंग हम करना चाह रहे हैं, अगर वो इस लिमिट से ज्यादा हुआ तो ऐसे केस में मेंबर से एसआर पास कराना है। पर फिर लॉ ने कहा जब आप इस सेक्शन में बोरोइंग काउंट करेंगे ना,
एक बोरोइंग को आप एक्सक्लूड कर देना, मतलब ये वाली बोरोइंग अगर डायरेक्टर ने कर रखी है ये इस सेक्शन में काउंट नहीं होगी, ये काम डायरेक्टर इजीली कर पाएंगे। कौन सी बोरोइंग बेटा? अगर वो है कोई टेम्परेरी लोन जो कंपनी ने रेज किया है अपने ही किसी भी बैंक से। ध्यान रखना, अगर बैंकर के अलावा किसी से रेज किया फिर वो काउंट हो जाएगा। तो अगर टेम्परेरी लोन बैंकर से आया तब दिक्कत नहीं है। और टेम्परेरी लोन का मतलब क्या है? लोन रीपेबल ऑन डिमांड, या एक ऐसा लोन जो 6 महीने के अंदर पे हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी के डायरेक्टर बैंक से पैसा रेज करना चाहते हैं, वो इस सेक्शन के अंदर इफेक्ट नहीं होगा, वो करना आपके लिए बड़ा आसान है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात, बेटा कंपनी ने टेम्परेरी लोन रेज तो किया, पर यह है आपका शॉर्ट टर्म लोन। और बच्चों आप फाइनेंस में एक बात सीखते हो कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं उसको आप सिर्फ शॉर्ट टर्म एसेट में लगा सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म एसेट में लगा दिया गड़बड़ है, बिकॉज एसेट कमाई बाद में कर देगा, पैसा मांगने वाला जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए इस सेक्शन ने भी यही कहा, कंपनी टेम्परेरी लोन से अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करना। अगर आपने टेम्परेरी लोन का इस्तेमाल किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर दिया, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी के लिए, फिर हम उसको टेम्परेरी नहीं मानेंगे, फिर वो इस सेक्शन की बोरिंग में काउंट हो जाएगा। तो यही बात यहां पर लिखी है कि जी यहां पर अगर कोई टेम्परेरी लोन आपने किसी बैंकर से रेज किया है वो यहां पर बोरिंग में काउंट नहीं होता। पर आगे एक बात लिखना चाहते हो लिख देना, अगर इससे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दोगे फिर वो टेम्परेरी नहीं है, तो इस सेक्शन की बोरिंग में चला जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो ऐसे केस में आपको पास करवाना पड़ेगा एसआर। अब यहां पर छोटी छोटी बातें, हमने कहा कंपनी ने अपनी अंडरटेकिंग एसआर पास कराकर ही बेचनी थी, पर अगर एसआर पास कराए बिना आपने सामने वाली किसी पार्टी को अपनी अंडरटेकिंग बेच दी, तो क्या सामने वाली पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को ये कहते हैं जी वॉइड है? वो कहेगा मुझे क्या पता। तो अगर आप किसी इनोसेंट बायर को ये वाली प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो और बायर को कोई जानकारी नहीं थी कि जी एसआर पास हुआ है नहीं, क्योंकि वो बिहाइंड द डोर्स आकर हर छोटी मोटी चीज थोड़ी ना चेक करेगा, तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगती है और जो बायर इन गुड फेथ है वो यहां पर सुरक्षित है। लाइकवाइज कंपनी किसी से पैसा उधार पर ले रही है, सामने वाले को लगा यार डायरेक्टर ने अपने मेंबर से एसआर वैसा पास करा लिया होगा, तो अगर डायरेक्टर ने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करी, सामने वाला थोड़ी ना कहेगा कि जी मेरे को एसआर की जरूरत है मैं एसआर चेक करूंगा, बेटा वो तो ये मानकर चलेगा ना डायरेक्टर्स ने अपना काम सही से किया। सेम इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपके एक ऐसे लेंडर को भी मिल जाता है जिसने गुड फेथ में कंपनी को पैसा प्रोवाइड किया था। तो यही सारी बातें यहां पर आपकी आई। और सेम पॉइंट यहां पर था कि जी जो लोन रीपेबल ऑन डिमांड है और 6 महीने के अंदर पेबल है उसे टेम्परेरी माना जाएगा, पर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल कर दिया फिर वो टेम्परेरी नहीं है, वो सेक्शन की बोरिंग में हो जाता है काउंट। तो बड़ा ये आता है आपका सेक्शन 180, वेरी पावरफुल सेक्शन। और इस पर पेपर में जनरली सवाल आपका बनता ही बनता है, तो आपको इस पर सवाल देखने को अमूमन मिल जाएगा। तो 179 ने डायरेक्टर को पावर दी, 180 ने डायरेक्टर की पावर पर रोक लगाई। इसके बाद जो लाइन लगाकर तीनों सेक्शन आ रहे हैं, बेटा तीनों सेक्शन आपके डील करते हैं किसी ना किसी प्रकार की डोनेशन से। बहुत आसान है, बहुत जल्दी कवर होंगे। बेटा 181 जो आपका डील करता है वो एनी चैरिटेबल डोनेशन से डील करता है, 182 आपका डील करता है पॉलिटिकल डोनेशन से, और 183 डील करता है जब आप नेशनल डिफेंस फंड को कोई पैसा देना चाहते हो। बेटा जानते हैं सबसे पहले 181 इसने क्या कहा, डायरेक्टर अपनी मर्जी से मेंबर से पूछे बिना पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 5% तक डोनेट कर सकते हैं। तो बेटा जो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट है 5% तक डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डोनेशन कर पाएंगे। बेटा आर्टिकल्स के थ्रू मेंबर रोक लगाना चाह रहे हैं ठीक है, पर अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा डायरेक्टर ये काम खुद कर सकते हैं। पर अगर 5% से ज्यादा की डोनेशन किसी को भी देनी है तो ऐसे केस में आपको मेंबर से क्या पास कराना पड़ता है, ओआर। बेटा 182 पर बाद में लेकर जाऊंगा, पहले 183 पढ़ लेते हैं। बेटा नेशनल डिफेंस फंड का अगर कोई पैसा देना है, बेटा जब बात देश की सुरक्षा की आती है और अगर देश वॉर सिचुएशन में है तो इस फंड में पैसा जाता है। तो बेटा अगर वॉर की सिचुएशन है और इस फंड को कोई पैसा देना है तो ये सेक्शन आपका स्टार्ट होता है नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज से, और ये कहता है जी किसी भी एक्ट में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी सेक्शन में, मेमोरेंडम में जो मर्जी लिखा हो, इस सेक्शन को फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नेशनल डिफेंस फंड को पैसा देना चाहते हैं वो जब मर्जी चाहे पैसा दे सकते हैं, इवन मेंबर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और फाइनली बच्चों एक सेक्शन आता है आपका 182 पॉलिटिकल डोनेशंस का। ध्यान रखना बच्चों यहां पर पॉलिटिकल डोनेशन के दो मतलब है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, उसको पैसा दे रहे हो किसी भी पर्पस के लिए तो वो यहां पर कवर्ड है। या बेटा आप किसी भी पर्सन को पैसा दे रहे हो ये बोलते हुए कि वो पर्सन इस पैसे का इस्तेमाल करेगा पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए, वो भी यहां पर कवर्ड है। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में दो चीजें यहां पर आपकी आती है, पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया पैसा किसी भी पर्पस के लिए या किसी भी पर्सन को दिया गया पैसा जो उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पस के लिए करेगा, वो भी यहां पर कवर्ड है। दो कंपनीज इस सेक्शन में पॉलिटिकल डोनेशन दे नहीं सकती, लॉजिकल भी है बेटा। एक तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी, पता चला सरकार गवर्नमेंट कंपनीज का सारा पैसा बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, बीजेपी को डोनेट करा देगी, बेटा ये लॉजिकल नहीं है, इसलिए इस चीज पर बैन है। या कोई ऐसी कंपनी जिसको भी बने हुए 3 साल नहीं हुए उन्हें पॉलिटिकल डोनेशन देना बैन है। बाकी कंपनीज पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती हैं, कितनी बेटा कोई लिमिट नहीं है। एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, बस ध्यान रखना बोर्ड मीटिंग में, यहां पर आरबीसी अलाउड नहीं है, और बोर्ड मीटिंग में अगर रेजोल्यूशन पास हो गया,
आप जितना मर्जी चाहे डोनेशन डायरेक्टर दे सकते हो, यहां पर कोई लिमिट नहीं है बेटा। यहां पर पहले किसी जमाने में एक लिमिट थी और वो लिमिट हुआ करती थी 7.5%। और ध्यान रखना 7.5% से ज्यादा के डोनेशन मेंबर का अप्रूवल लेकर भी देना अलाउड नहीं था। तो लॉ में एक कैपिंग लगी हुई थी और साथ में लॉ एक बात कहता था कि जितनी भी डोनेशन आप जिस भी पार्टी को दोगे उस पार्टी का नाम और डोनेशन का अमाउंट हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। पर बच्चों हमारी सरकार यहां पर लेकर आई थी एक अमेंडमेंट और उन्होंने एक स्कीम बनाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और उन्होंने कहा था हम इन दोनों लिमिट को लॉ से हटा रहे हैं। तो 182 को अमेंड किया गया, 7.5% की लिमिट भी यहां से हट गई थी और उसके बाद पार्टी का अमाउंट और नाम आपको फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करना है, यह वाली बात भी यहां से हटा दी गई। तो आज के दिन में यह बात यहां से रिमूव हुई। बस सरकार ने एक बात क्या कही, कोई भी कंपनी अगर किसी भी पार्टी को डोनेशन दे रही है वो डोनेशन जाएगा या तो अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट से, वरना वो डोनेशन आपका जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। तो ये अमेंडमेंट लाकर यहां पर लिख दी गई और यही आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है। हालांकि जस्ट फॉर नॉलेज एक और बात मैं आपको बता रहा हूं बेटा, 2024 के जब सेंट्रल इलेक्शन होने से उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इलेक्टोरल स्कीम को नल एंड वॉइड करार दे दिया था और इस सेक्शन का भी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपने ये क्या किया, ये सेक्शन जो आपने अमेंड किया है तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहां पर आ चुका है पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पेपर के लिए आपको बस क्या ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल डोनेशन पर आज के दिन में कोई भी लिमिट नहीं है। पहले एक 7.5% की लिमिट हुआ करती थी बट टुडे देयर इज नो सच लिमिट। यही आपको पेपर में लिखकर आना है। तो यह आता है आपका 181, 182, 183। तो बच्चों अगर चैप्टर की बात अभी तक की करें तो हमने जाना डायरेक्टर डिसीजन लेंगे बोर्ड मीटिंग में, कुछ डायरेक्टर है जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फिर कोरम कितना होगा ये वाली बात जानी, कुछ डायरेक्टर्स चिट्ठी से भी ले सकते हैं, दैट इज आरबीसी। अगर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था तो उसकी वजह से उसके पास एक्ट पर दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने जानी डायरेक्टर्स की पावर और फिर आया 180 डायरेक्टर्स की पावर पर रोक और फिर 3 सेक्शन हमने पढ़े 181, 182, 183 जिसने डोनेशंस की बातें आपको बताई। बेटा अभी तक रिवीजन कैसी जा रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताते रहना, वही हमें क्लैरिटी देगा और आगे के लिए मोटिवेट भी करता है। तो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर रहना चाहिए कि रिवीजन आपको बढ़िया लग रही है यानी। तो यहां तक हमने सारी बातें समाप्त करी। तो बेटा 184 तक हमारे सारे सेक्शन सीक्वेंस वाइज पूरे हो गए हैं। बीच में बस 2 सेक्शन पेंडिंग है, वो मेरे को पता है 177, 178। डोंट वरी, मेरे को वो चीज पता है। तो 177, 178 पर हम जाएंगे बाद में। आते हैं जी इससे अगले सेक्शन पर 185। बेटा इस पर भी आपको हर 2-3 बार में एक बार सवाल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो इस सेक्शन का सवाल जनरली आता है। बेटा अगर इस सेक्शन का सवाल आता है इसके सवाल को क्रैक करना होता है थोड़ा मुश्किल, बिकॉज बहुत सारे लोग इस सेक्शन को पढ़ ही नहीं पाते, बिकॉज इस सेक्शन को पढ़ने का एक फ्लो है। अगर आपने इस फ्लो से सेक्शन को समझाए तो ठीक है, वरना सेक्शन आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस फास्ट मैराथन रिवीजन में भी मैं इस सेक्शन को तरीके से आपको समझा पाऊं ताकि बाद में आपको कोई भी समस्या ना आए। बेटा मेरे समझाने से पहले मैं चाहूंगा आप बस 1 मिनट लगाकर सेक्शन की बातों को पढ़िए। चलिए बच्चों समझते हैं सेक्शन को 185। तो बच्चों 185 आपका डील किसी से करता है, एलजीएस टू डायरेक्टर। तो जब भी कोई कंपनी है और वो कंपनी आज एलजीएस प्रोवाइड करना चाह रही है, एलजीएस का मतलब हम सब समझते हैं लोन गारंटी सिक्योरिटी। और बच्चों कंपनी लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी किसको देना चाह रही है, अपने ही किसी डायरेक्टर को या किसी ऐसे पर्सन को जिसमें आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। तो या तो कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी अपने ही किसी डायरेक्टर को देना चाहती है या कुछ ऐसे लोगों या एंटिटीज को जिसमें आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। तो वो करना एक कंपनी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिकॉज बेटा कंपनी में पैसा मेंबर का लगा होता है। तो डायरेक्टर के लिए बहुत आसान होता है कि वो मेंबर के फंड्स को खुद को बड़े ही नॉमिनल से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या लोन गारंटी सिक्योरिटी के फॉर्म पर अवेल कर ले। फॉर एग्जांपल बेटा कंपनी का एक डायरेक्टर कह रहा है कंपनी से मैं 10 करोड़ रुपए का एक लोन ले लेता हूं और कंपनी को साल का ब्याज पे करूंगा 2%। भाई मजाक हो रहा है, मार्केट में लोन लेने जाओगे 10-11% के ब्याज पर लोन मिलता है। तो कैसे आप ये ब्याज यहां पर 2% चार्ज करके पैसा ले पाओगे, ये तो आप कंपनी के फंड्स का मिसयूज कर रहे हो। इसलिए लॉ मेकर ने सेक्शन बनाया और किसी भी कंपनी के लिए अपने डायरेक्टर या किसी ऐसे इंसान को पैसा देना बहुत टफ है जिसमें आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। बस इस सेक्शन को ड्राफ्ट कैसे किया गया बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा जैसे पढ़ाऊंगा अब वैसे पढ़ना। बेटा सबसे पहले लॉ मेकर ने यहां पर एक सब सेक्शन बनाया और उन्होंने कहा 2 ऐसे लोग या 2 ऐसे केसेस है जहां पर कंपनी आपको एलजीएस देना अलाउड ही नहीं है। तो इन वाले लोगों को एलजीएस दी ही नहीं जा सकती। किस किस को, बेटा कंपनी का एग्जांपल आप अपने यहां पर सोच लीजिए। लेट्स सपोज अब की बार हम एग्जांपल ले लेते हैं Hyundai का। तो चाहे कंपनी आ रही है यहां पर Hyundai और Hyundai क्या कह रही है, Hyundai कह रही है जी मैं अपने डायरेक्टर को एलजीएस देना चाह रही हूं, अलाउड नहीं है। अगर कंपनी आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है और उसका कोई डायरेक्टर है उसको भी एलजीएस देना अलाउड नहीं है। तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी या अपनी या होल्डिंग कंपनी का अगर कोई पार्टनर या रिलेटिव है, इवन उनको भी आप एलजीएस नहीं दे सकते।
तो पहले पॉइंट में एलजीएस देना बैन है एक इंडिविजुअल को, दूसरे पॉइंट में एलजीएस देना बैन है एक फर्म को। और कैसी फर्म को बेटा? कोई ऐसी फर्म या कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें सच डायरेक्टर और रिलेटिव क्या है? पार्टनर। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, हमने एग्जांपल लिया यहां पर Hyundai का, तो लौने का Hyundai, अगर आपका अपना कोई डायरेक्टर है बेटा, Hyundai का नाम हटाते हैं, नाम ही लेने में दिक्कत हो रही है। एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर M&M का, बेटा कंपनी यहां पर आ रही है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आप अपने डायरेक्टर को एलजीएस नहीं दे सकते। उसने कहा ओके। बेटा महिंद्रा महिंद्रा की एक होल्डिंग कंपनी है, उसका कोई डायरेक्टर है, इसे भी एलजीएस नहीं दे सकते। कंपनी ने कहा ओके। बेटा इन डायरेक्टर्स, दैट इज इन दोनों डायरेक्टर का या तो कोई पार्टनर है या कोई रिलेटिव है, तो उसको भी एलजीएस नहीं दे सकती। लॉ ने कहा ओके या कंपनी ने कहा ओके। बेटा ये जो होल्डिंग का डायरेक्टर है और इसका अपना डायरेक्टर है, ये या इनका कोई जो रिलेटिव है, आज अगर किसी भी फर्म के अंदर पार्टनर हुआ तो इस फर्म को भी M&M आप एलजीएस नहीं दे पाओगे। तो अपने डायरेक्टर को एलजीएस देना बैन है, होल्डिंग के डायरेक्टर को एलजीएस देना बैन है, इनके पार्टनर रिलेटिव को एलजीएस देना बैन है। और अगर ये डायरेक्टर या इनके रिलेटिव किसी भी फर्म के अंदर पार्टनर है तो इवन उस फर्म को भी एलजीएस देना बैन है। और बेटा क्या फर्म के पार्टनर्स को देना अलाउड है? वो भी नहीं, पार्टनर तो यहां पर भी आ गया। तो ध्यान रखना, आप किसी भी अपनी कंपनी के डायरेक्टर, होल्डिंग के डायरेक्टर, इन डायरेक्टर के पार्टनर या रिलेटिव को एलजीएस नहीं दे सकते। या फिर कोई ऐसी फर्म जिसमें आपका अपना डायरेक्टर या होल्डिंग का डायरेक्टर या उनका रिलेटिव क्या है? पार्टनर, तो यहां पर तो एलजीएस जाएगा ही नहीं। लॉ ने कहा ओके। बेटा फिर आया अगला पॉइंट, सब सेक्शन 2। इसने क्या कहा? अब हम 3 ऐसे केसेस बता रहे हैं जहां पर हमारा डायरेक्टर किसी दूसरी एंटिटी में इंटरेस्टेड हो तो सकता है, तो यहां पर भी एलजीएस देना बैन नहीं है, यहां पर एलजीएस देना मुश्किल है। कहने का तात्पर्य है इन 3 केसेस में एलजीएस अलाउड तो है, पर यहां पर पहले कंपनी आपको पास करना पड़ेगा एसआर, और जिस भी एंटिटी को आप पैसा दे रहे हो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करे। ऐसा नहीं कि पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर दे, उसकी जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है, वहीं पैसे का इस्तेमाल होगा। अब यहां पर पहला केस किसका कवर हुआ? एक प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी? जिसमें सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। यहां पर बेटा एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, पीछे जब वर्ड सच डायरेक्टर आया, इस वाले सच डायरेक्टर के अंदर कंपनी का डायरेक्टर और होल्डिंग का डायरेक्टर दोनों कवर्ड है। पर अब आप जो पढ़ रहे हो बेटा, यहां पर ये जो तीनों केसेस हैं, ये तीनों केसेस किस पर अप्लाई करते हैं? सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर पर। तो लिख लेना डायरेक्टर ऑफ कंपनी, नॉट ऑफ होल्डिंग। ये एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर है। तो जो पहला पॉइंट आपने 2 पढ़े बेटा, वो कंपनी और उसकी होल्डिंग दोनों के डायरेक्टर पर लगते हैं, पर ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सिर्फ कंपनी अपने डायरेक्टर के लिए ध्यान में रखेगी, होल्डिंग का डायरेक्टर यहां पर कवर नहीं है। तो इसने क्या कहा? बेटा कंपनी थी यहां पर M&M। अब इस बात को समझिएगा, M&M कह रही है जी मेरा एक डायरेक्टर है और उस डायरेक्टर की आज कोई प्राइवेट कंपनी है, तो बेटा अगर डायरेक्टर उस प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या हुआ, या तो खुद से एक डायरेक्टर है या खुद से एक मेंबर है। बेटा खुद से डायरेक्टर मेंबर मतलब या तो उस कंपनी में उसके पास डायरेक्टरशिप है, या अगर एक भी शेयर है, तो फिर M&M क्या इस प्राइवेट कंपनी को एलजीएस दे सकती है? बेटा दे तो सकती है, पर यहां पर M&M को पहले क्या पास करवाना पड़ेगा? ऐसा। और जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है, इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए करेगी? अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए। सर सामने वाली कंपनी ना आपकी बार प्राइवेट कंपनी नहीं है, यह है आपकी बार कोई पब्लिक कंपनी, तो क्या इस पब्लिक कंपनी को एलजीएस जा सकता है? जा सकता है। बस बड़ा पब्लिक कंपनी के अंदर क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, और इस अलग क्राइटेरिया क्या कहा? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें M&M का डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलकर कम से कम 25% की वोटिंग पावर अगर होल्ड करता है, तो ये वाला पॉइंट आपका अप्लाई करता है। तो ये वाला जो बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट है, इसमें आप कवर कर सकते हैं पब्लिक कंपनी। तो अगर M&M का डायरेक्टर या तो अकेले या बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के 25% की अगर वोटिंग पावर होल्ड कर जाएगा, तो भी ये एलजीएस देने वाली तब भी ये एलजीएस देना आपके लिए मुश्किल है। या बच्चों कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें डायरेक्टर या जिसके डायरेक्टर अकस्टम्ड टू एक्ट है हमारे डायरेक्टर के हिसाब से। तो बेटा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये बेटा डायरेक्टर जब भी कोई डिसीजन लेते हैं हमारे डायरेक्टर से पूछ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर मान लेते हैं कंपनी थी सहारा, सहारा के डायरेक्टर है सुब्रतो रॉय, और एक दूसरी कंपनी आ रही है बेटा, उसमें सुब्रतो रॉय खुद से ना तो डायरेक्टर है ना मेंबर है, पर उस दूसरी कंपनी की जब भी कोई बोर्ड मीटिंग होती है, जब भी कोई डिसीजन होता है, वो डायरेक्टर ये काम सहारा के डायरेक्टर सुब्रतो रॉय से पूछ कर करते हैं। तो वो वाली कंपनी के अंदर सुब्रतो रॉय का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो शायद वो खुद से डायरेक्टली कोई शेयर होल्ड नहीं कर रहे, खुद से मेंबर नहीं है, खुद से डायरेक्टर नहीं है, पर उस कंपनी के डायरेक्टर हमारे हिसाब से काम करते हैं, तो ऐसी कंपनी को भी एलजीएस देना मुश्किल वाली बात है। तो सेक्शन के 2 लेग हैं। पहले आपने जाना सबसेक्शन 1, जहां पर एलजीएस देना बैन था, ये तो एलजीएस दिया नहीं जा सकता। फिर बढ़ाया सबसेक्शन 2, यहां पर एलजीएस अलाउड तो है, पर 2 कंडीशन है एसआर की, और जिस भी एंटिटी को आप पैसा दे रहे हो वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल करेगी। ये आया 185। फिर बड़ा जैसी लॉ मेकर ने 185 बनाया, इन्होंने यहां पर बनाया एक सब सेक्शन 3 और उसमें दी कुछ एक्सेप्शन।
और उन्होंने क्या कहा, 4 ऐसे केसेस है जहां पर 185 लगेगा ही नहीं। बेटा 185 लगेगा ही नहीं मतलब कि इन 4 केसेस में से अगर कोई केस सबसेक्शन 2 वाला है तो ऐसे केस में ना तो एसआर चाहिए ना प्रिंसिपल विजन हेडरी, और अगर इन 4 केसेस में से कोई केस सबसेक्शन 1 वाला है फिर वो करना अलाउड है, बैन हट जाएगा। तो 4 एक्सेप्शन यहां पर आती है, एक एक करके एक्सेप्शन को समझते हैं। पहले एक्सेप्शन ने क्या कहा, अगर कंपनी आप लोन प्रोवाइड करना चाह रहे हो अपने ही एमडी या किसी होल टाइम डायरेक्टर को एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस या स्कीम अप्रूव्ड बाय एसआर। तो हर कंपनी की ना कई बार एक स्कीम होती है कि वो अपनी एम्प्लॉइज वगैरह को लोन प्रोवाइड करती है, और वो फैसिलिटी वो अपने हर एम्प्लॉय को देती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी से लोन लेना चाहता है ले सकता है, तो हर एम्प्लॉय को वो फैसिलिटी है। तो अगर आपने अपने एमडी या डब्ल्यूटीडी को भी वही फैसिलिटी दे रखी है चलेगा, या हर एम्प्लॉय के लिए फैसिलिटी नहीं है, आप स्पेसिफिकली एमडी डब्ल्यूटीडी के लिए लोन की कोई स्कीम लेकर आए हो जिस पर मेंबर का अप्रूवल है चलेगा। पर ध्यान रखना बच्चों, यहां पर सिर्फ लोन कवर्ड है, गारंटी सिक्योरिटी कवर्ड नहीं है, तो जीएस लिखकर कट कर देना। तो कंपनी अगर अपने ही एमडी या डब्ल्यूटीडी को लोन देना चाहती है तब ये चलेगा, एक्सेप्शन अलाउड है। सेकंड, बेटा कंपनी एलजीएस देना चाहती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब बेटा कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसका काम ही लोन देना है, तो सब दुनिया को लोन बांटती है कि अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, बिल्कुल दे सकती है। बस लोन ने क्या कहा, एचडीएफसी बैंक जब आप अपने किसी डायरेक्टर या एंटिटी को पैसा दे रहे हो जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ध्यान रखना उनसे मिनिमम आपको कितना ब्याज चार्ज करना पड़ेगा, 1, 3, 5, 10 साल वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के यील्ड जितना। फॉर एग्जांपल आपने अपने डायरेक्टर को 12 साल का लोन देना है, तो आप देखो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर सरकार कितना ब्याज पे करती है, तो वो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो कंपनी आप भी कम से कम उतना ब्याज तो अपने डायरेक्टर से चार्ज करोगे ही करोगे, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अगला कह रहे हैं एलजीएस टू वॉस। तो अगर कंपनी अपनी ही होली ओन सब्सिडरी को एलजीएस देना चाह रही है चलेगा, बस सब्सिडरी उसका इस्तेमाल प्रिंसिपल एक्टिविटी में करे। और लास्टली बेटा ध्यान रखना, अब की बार लोन कवर्ड नहीं है, लोन काट देना। अब की बार क्या कवर्ड है, सिर्फ जीएस, मतलब कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी के लिए गारंटी सिक्योरिटी देना चाहती है, प्रोवाइडेड सब्सिडरी ने लोन किससे लिया था, किसी बैंक से। तब अगर कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और हम अपनी सब्सिडरी के लिए गारंटी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ये अलाउड है। वंस अगेन सब्सिडरी उसका इस्तेमाल करे प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो बेटा 4 एक्सेप्शन यहां पर आती है। बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, एक सवाल आपके लिए। बेटा कंपनी थी एमएनएम, वो कह रही है कि मैं ना अपनी नॉर्मल सब्सिडरी वॉस नहीं है उसको डायरेक्टली लोन देना चाह रही हूं, क्या ये लोन मैं दे पाऊंगी? बेटा यहां पर बहुत सारे लोग फंसते हैं और काफी सारे बच्चे शायद अपनी ट्रेनिंग में ये सवाल फेस भी करते होंगे। क्या एक कंपनी को अपनी सब्सिडरी को लोन देना अलाउड है? बेटा ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप 1 आपको क्या चेक करना है कि आपके केस में 185 लगता भी है या नहीं। सर लगता भी है या नहीं मतलब 185 सिर्फ कब लगता, अगर बच्चों एमएनएम का डायरेक्टर इस सब्सिडरी के अंदर इंटरेस्टेड होता। कहने का तात्पर्य है अगर एमएनएम अपनी सब्सिडरी को लोन देना चाह रही है और अगर हमारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो सेक्शन लगेगा ही नहीं। तो अगर मेरा डायरेक्टर उस सब्सिडरी के अंदर बेटा 25% होल्ड करता या किसी पॉइंट में फॉल करता तब ये सेक्शन लगता, फिर मैं सेक्शन में आगे जाता। तो सेक्शन का जो सबसे पहला स्टेप 1 होता है क्या होता है, आपको यह चेक करना है आपके केस में 185 एप्लीकेबल है भी या नहीं, क्योंकि हमारा डायरेक्टर सब्सिडरी में हमेशा इंटरेस्टेड हो जरूरी थोड़ी ना है। तो अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड ही नहीं है सेक्शन ही नहीं लगाऊंगा, पर अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है फिर सेक्शन लगेगा। फिर यहां पर स्टेप 2 क्या आएगा, मेरे को यह देखना है मेरा केस इन 4 में से किसी एक्सेप्शन में फॉल करेगा या नहीं। बेटा हमारे वाला केस एक्सेप्शन में फॉल ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज सब्सिडरी के लिए गारंटी सिक्योरिटी देना अलाउड है, सब्सिडरी को डायरेक्टली लोन देना अलाउड नहीं था। तो मेरा केस एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया। अब बेटा जब एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया, अगला स्टेप आप क्या चेक करोगे कि आपका केस सबसेक्शन 1 वाला है या 2 वाला है। अगर तो 1 वाला है ये हो ही नहीं पाएगा, अगर 2 वाला है तो ये 2 कंडीशन पूरा कर हो सकता है। तो ये बच्चों सेक्शन को लगाने के स्टेप थे। तो लास्ट स्टेप में आप क्या चेक करते हो कि आपका केस जो है वो सबसेक्शन 1 वाला केस है या सबसेक्शन 2 वाला केस है। बस ध्यान रखना बच्चों, यहां पर ना आ जाता है एक स्टेप नंबर 3 और इस सेक्शन को लगाने के 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, हर केस में आपको यह देखना है 185 लगेगा भी या नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना लगा देंगे। अगर लग रहा है तो देखेंगे हमारा केस 4 एक्सेप्शंस में कहीं फॉल कर रहा है या नहीं। और बेटा साथ में हमें क्या देखना है कि हमारे लिए यहां पर कोई एग्जम्पशन है या नहीं, बिकॉज जाते जाते बेटा सेक्शन के अंदर आ गई है एक एग्जम्पशन। पर ध्यान रखना एग्जम्पशन सिर्फ किसके लिए आई है, एक प्राइवेट कंपनी के लिए। कैसी प्राइवेट कंपनी? जिस प्राइवेट कंपनी में किसी बॉडी कॉर्पोरेट का पैसा ना लगा हो, उस प्राइवेट कंपनी की जो बोरोइंग है किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी दूसरी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट से, वो ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, इससे ज्यादा ना हो और इन बोरोइंग का कोई डिफॉल्ट ना हो। तो जो प्राइवेट कंपनी है सारी कंडीशन पूरी कर जाती है, सिर्फ वो इस सेक्शन के अंदर एग्जम्प्ट है, ध्यान रखना। पर बच्चों एक और चीज का ध्यान रखिएगा। सर क्या क्या ध्यान रखें? बेटा रखना पड़ेगा,
बेटा आज एक पब्लिक कंपनी है, वो एलजीएस देना चाह रही है किसी प्राइवेट कंपनी को। क्या हमें एग्जम्पशन पढ़नी है? पढ़नी नहीं, बिकॉज 185 की एग्जम्पशन कब लगती? अगर लोन देने वाली कंपनी कौन थी? प्राइवेट। तो अगर प्राइवेट कंपनी अपने किसी डायरेक्टर या डायरेक्टर की एंटिटी को पैसा दे रही थी तो वो एग्जम्प्ट हो सकती है। अगर लोन लेने वाली कंपनी प्राइवेट है तो ये एग्जम्पशन नहीं लग रही, बिकॉज बेटा एग्जम्पशन हम प्राइवेट कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं जो एलजीएस देना चाहती है। बेटा यहां पर तो ये प्राइवेट कंपनी 181C पढ़ेगी ना, बिकॉज इसने तो पैसा उधार पर लिया है, तो ये बोरिंग ले रही है, तो ये तो 181C पढ़ेगी, और 181C प्राइवेट कंपनी के लिए वहां पर एग्जम्प्ट था। तो ध्यान रखना, आपको यह ध्यान रखना है कि जो कंपनी एलजीएस दे रही है अगर वो प्राइवेट कंपनी है और एग्जम्पशन को पूरा कर जाए तो सेक्शन से बच सकती है। तो बेटा अब मैं सेक्शन को लगाने के फाइनल स्टेप आपको बता रहा हूं। स्टेप 1 क्या था? आपको देखना है आपके केस में 185 एप्लीकेबल है भी या नहीं। अगर आपका केस 185 के अंदर आ ही नहीं रहा तो बेटा आगे कुछ देखना ही नहीं है। पर अगर आपका केस 185 में फॉल कर गया, फिर आपको देखना है अगर एलजीएस देने वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वो सेक्शन से क्या हो सकती है? एग्जम्प्ट। पर अगर एलजीएस देने वाली कंपनी एग्जम्प्ट नहीं है तो फिर आप स्टेप 3 में क्या देखना कि आपका केस 4 एक्सेप्शंस में कहीं फॉल करता है या नहीं, और अगर आपका केस एक्सेप्शन में भी फॉल नहीं किया फिर स्टेप 4 में आप क्या देखोगे? आपका केस सबसेक्शन 1 वाला है या 2 वाला। बेटा अगर आप कहीं से भी और पढ़े हो प्लीज मुझे बताना क्या उन्होंने भी इस स्टेप वाइज अप्रोच से आपको ये सेक्शन सिखाया? अगर नहीं सिखाया तो बड़ा गलत किया, बिकॉज इसको समझे बिना आपको सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कभी समझ में आएगी नहीं, और जिस दिन आप प्रोफेशनल बन जाओगे फिर आप बड़ी दिक्कत पाओगे। तो ध्यान रखना, अगर 1 वाला केस है बैंड है, 2 वाला केस है एसआर और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के बाद अलाउड है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 185। बस यहां पर जाते जाते एक फ्रीडी आदर्शी मेहता का केस आया। उस केस ने क्या कहा? बड़े ध्यान से समझना बेटा, वहां पर एक कंपनी थी, कंपनी का एक एमडी था और कंपनी ने उन्हें एक रेंट फ्री अकोमोडेशन, एक फ्लैट प्रोवाइड किया हुआ था। बेटा एमडी साहब उस फ्लैट में रहते थे और बाद में उनको ये फ्लैट बड़ा पसंद आ गया। उन्होंने कहा कंपनी एक काम करता हूं, मैं ये फ्लैट खरीदता हूं। उन्होंने कंपनी से ही वो वाला फ्लैट खरीद लिया। लेट्स सपोज फ्लैट की वैल्यू थी 1 करोड़, उन्होंने कंपनी को 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी, और बाकी पैसे के लिए उन्होंने कंपनी से कहा कंपनी अपनी इंस्टॉलमेंट बांध दो, मैं आपको हर महीने हर साल इतना इतना पैसा पे करता रहूंगा। तो एमडी साहब ने कंपनी से एक एसेट खरीदा और उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पर करने वाले हैं। बेटा क्या ये लोन गारंटी सिक्योरिटी है और क्या सेक्शन के अंदर फॉल करेगा? नहीं। दैट इज अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अपने ही किसी डायरेक्टर को कोई फ्लैट बेच रही है, वो इस सेक्शन के दायरे से आपका बाहर हो जाता है, तो ये आपका केस आता है फ्रीडी आदर्शी मेहता का। एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 185। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप बच्चों ये सेक्शन आपको पढ़कर मजा आया होगा, और आते हैं इससे अगले सेक्शन पर। ये आसान है और ये आपका डील कर रहा है एलजीएसआई। सेक्शन की मेन बात पर जाने से पहले पहली एक बात पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन ने शुरू में क्या कहा? अगर बच्चों यहां पर कोई भी कंपनी है और उसे किसी टारगेट कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए बीच में इन्वेस्टमेंट कंपनी नंबर 1 ओपन हो सकती है, 2 ओपन हो सकती है, तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी आप ओपन नहीं कर पाएंगे। दैट इज मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज आपको बीच में अलाउड है। ये पढ़ने में आपको सब्सिडरी कंपनी जैसे टॉपिक जैसा लगेगा, बेटा वो पॉइंट सब्सिडरी के लिए था, यहां पर ये पॉइंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए है। तो बीच में 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर लेना, पर ध्यान रखना रिस्ट्रिक्शन लेयर पर है। दिस इज लेयर नंबर 1। लेयर नंबर 1 में जितनी मर्जी कंपनीज हो सकती है, हॉरिजॉन्टली में कोई दिक्कत नहीं, दूसरी लेयर में भी जितनी कंपनीज हो सकती है, वर्टिकली आप तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी ओपन नहीं कर पाओगे। यही बात सेक्शन ने सबसे पहले आपको बताई। हालांकि सेक्शन की 2 एक्सेप्शन है। अगर आप इंडिया के बाहर जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और बाहर का कोई कानून आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कंपनीज अलाउ कर दे तो चलेगा, या अगर इंडिया का कोई दूसरा कानून है जो आपको यह चीज अलाउ कर दे कि आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कंपनी रख सकते हो, अगर आरबीआई वगैरह का कोई एक्ट परमिट कर रहा है चलेगा। और बेटा इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या है? जिसके कम से कम 50% एसेट इन्वेस्टमेंट एसेट है और जिसकी कम से कम 50% जो कमाई है इन्वेस्टमेंट इनकम से होती है, ब्याज से, रॉयल्टी वगैरह से, तो ऐसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कंपनी माना जाएगा। फाइनली आते हैं बच्चों सेक्शन की आखिरी बात पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो आ रही है कंडीशंस टू मेक एलजीएसआई। अब क्या बच्चों एलजीएसआई का मतलब क्या है? लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। सर अभी तो मैं 185 पढ़कर आया एलजीएस का, तो ये एलजीएसआई दोबारा से कैसे आ गया? बेटा 185 था एलजीएस का एक स्पेसिफिक केस, जहां पर आप डायरेक्टर या डायरेक्टर के इंटरेस्टेड किसी पर्सन को लोन दे रहे हो। तो जब भी कोई कंपनी एलजीएस देती है, सबसे पहले उसे क्या चेक करना है कि मैं डायरेक्टर या डायरेक्टर के इंटरेस्टेड किसी पर्सन को तो लोन नहीं दे रही। अगर दे रही है तो 185 से गुजरना पड़ेगा। तो 185 आपको वो करना शायद अलाउ ही ना करे। पर बच्चों अगर हमारा केस 185 में फॉल किया ही नहीं, फिर आपका लगता है 186। कहने का तात्पर्य है 186 एक जनरल सेक्शन है, 185 एक स्पेसिफिक सेक्शन था। तो आप जब भी एलजीएस देते हो पहले आप 185 पढ़कर चेक करते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती तो उससे गुजर कर अपन आते हैं 186 में, जो एक जनरल केस है जो एलजीएसआई देने के हर केस पर अप्लाई करता है, और यह कहता है किसी भी कंपनी को आज अगर किसी को भी एलजीएसआई देनी है तो उसकी आती है 6 कंडीशन।
बेटा 6 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। देखते हैं 6 कंडीशन कौन सी है। बेटा सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कंपनी को पास करना पड़ता है डायरेक्टर्स का यूनानिमस रिजोल्यूशन। और बेटा पूरे लॉ में डायरेक्टर्स का यूनानिमस रिजोल्यूशन सिर्फ 3 कामों के लिए चाहिए होता है। एक, डिपॉजिटर ट्रस्टी को रिमूव करना, जो आपने पहले सीखा था। आज आपका आ रहा है, अगर डायरेक्टर्स को LGSI करना है, इसके लिए भी यूनानिमस चाहिए। तीसरा और आखिरी सेक्शन आपका आएगा 203, वहां हम सीख लेंगे, पर 186 में LGSI करने के लिए यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए। अब बच्चों यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात, ये कह रहे हैं डायरेक्टर्स यूनानिमस पास करेंगे, मतलब अगर बोर्ड मीटिंग में 10 डायरेक्टर्स आए हैं, बेटा 10 के 10 का अप्रूवल आना चाहिए। एक ने भी मना करा, काम नहीं होगा। सर कंपनी में 12 डायरेक्टर थे, मीटिंग में आए 10 हैं और 10 ने अप्रूवल दे दिया, क्या पास हो जाएगा? हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आ रहा, भाड़ भेजा है। सर मीटिंग में 10 आए, 9 ने फेवर में वोट किया, एक ने वोट ही नहीं किया, क्या यूनानिमस पास होगा? नहीं। बेटा यूनानिमस का मतलब क्या होता है, जितने डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आए हैं सबका अप्रूवल आना चाहिए, तब यूनानिमस पास माना जाता है। तो अगर ऐसा हो गया है, फिर आपका यूनानिमस पास है और फिर आप ये काम कर पाओगे। पर एक और इंटरेस्टिंग बात, सर आज ही के रिवीजन सेशन में हमने एक सेक्शन 180 पढ़ा था, उसने कहा था कंपनी को किसी को भी अगर LGS देना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये काम तो डेलीगेट भी हो सकता है। अब 186 कह रहे हैं ये काम के लिए डायरेक्टर का यूनानिमस चाहिए। तो बेटा डायरेक्टर यूनानिमस पास करेंगे या डायरेक्टर डेलीगेट करेंगे? यूनानिमस पास करेंगे, डेलीगेट करेंगे, यूनानिमस पास करेंगे, डेलीगेट करेंगे। दोनों सेक्शन में क्लैश आया, तो जब भी क्लैश आता है हम एक रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाते हैं और उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर किसी को पावर डेलीगेट तो कर सकते हैं, पर डेलीगेट करने का डिसीजन नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन से नहीं होगा, उनको क्या पास करना पड़ेगा? यूनानिमस। तो अगर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो जाए, फिर डायरेक्टर ये पावर किसी को डेलीगेट भी कर सकते हैं। ध्यान इस चीज का रखिएगा। तो डायरेक्टर का यूनानिमस रेजोल्यूशन आपको हमेशा चाहिए जब भी कंपनी LGSI करेगी, और अगर आपकी LGSI एक लिमिट से ज्यादा है तो मेंबर से SR भी पास कराना। और बच्चों यहां पर लिमिट कितनी है? 60% के लिए 3 चीजें देखेंगे, 100% के लिए 2 चीजें देखेंगे। तो 60% के लिए क्या देखना है? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। और 100% में क्या देखना है? फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। इस पर भर भर कर पेपर में प्रैक्टिकल आते हैं, तो ध्यान रखना, ये लिमिट याद करना कि 60% पेड अप फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीनों का देखना है। और जब 2 चीजें पिक कर रहे हो, फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम उसका 100% और विच एवर इज लेस नहीं है, विच एवर इज हायर है, तो SR भी आपको पास करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ने क्या कहा, अगर कंपनी आपने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ था, तो इवन उसका अप्रूवल भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप उनसे लोन लेकर कंपनी के अंदर पैसा आ गया, फिर ये पैसा किसी और को पास कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना, अपने लिए इस्तेमाल करो। पर आपको PFI से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सिर्फ इस लिमिट जितना लोन ले रखा था और इनके लोन का कोई डिफॉल्ट भी नहीं था, तो ऐसे केस में अप्रूवल लेने से आप बच जाओगे। अगला पॉइंट इजी है, जिसको भी LGSI दो, बेटा 1, 3, 5, 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी के यील्ड जितना ब्याज आप जरूर चार्ज करना, कोई डिफॉल्ट पुराने डिपॉजिट्स का ना कर रखा हो, एंड साथ ही साथ आप एक रजिस्टर मेंटेन करना। ये 6 कंडीशन आती हैं आपकी LGSI की। अब आते हैं बच्चों सेक्शन के आखिरी पड़ाव पर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन के आखिरी पड़ाव ने क्या कहा, आखिरी पड़ाव यहां पर कह रहा है कि 2 ऐसे केसेस हैं जहां पर कंपनी SR पास करने से एग्जम्प्ट है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, बेटा SR चाहिए होता है लिमिट से ज्यादा पर, यूनानिमस और बाकी कंडीशन हमेशा है, चाहे विद इन लिमिट है चाहे लिमिट से ज्यादा। मतलब अगर लिमिट के अंदर अंदर भी LGSI करना है, डायरेक्टर से अप्रूवल हमेशा आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफॉल्ट, ये सारी बातें फिर भी माननी है। SR वाली बात सिर्फ लिमिट से ज्यादा पर थी, पर एक कंपनी बच्चों SR पास करने से एग्जम्प्ट हो सकती है 2 केसेस में। कौन से केस? अगर वो LGS, लोन गारंटी सिक्योरिटी, इस वाले पॉइंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन गारंटी सिक्योरिटी देना चाहती है अपनी ही वॉस को या अपनी किसी जॉइंट वेंचर को, चलेगा, या वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है अपनी वॉस में। ध्यान रखना बच्चों, आज अगर एक कंपनी H लिमिटेड है, वो पहली बार किसी कंपनी के शेयर खरीद के उसे पहली बार वॉस बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, तब तो SR चाहिएगा। पर अगर वो वॉस बन चुकी है, फर्दर उसको पैसा देने के लिए फिर आपको SR नहीं चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर जब वॉस बनाओगे, देन तो यू नीड SR, फर्दर इन्वेस्टमेंट पर SR नहीं चाहिए। और ध्यान रखना, वॉस के केस में LGSI चारों कवर्ड है, बेटा JV के केस में सिर्फ LGS कवर्ड है, JV के केस में फर्दर इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट नहीं है, वहां आपको SR चाहिए। और इन दोनों केसेस में सिर्फ आप SR से एग्जम्प्ट हो, मतलब बाकी 5 कंडीशन फिर भी माननी पड़ेगी। और बेटा फिर लॉ मेकर ने कुछ ऐसे केस बनाए जहां पर आप सारी की सारी कंडीशन से एग्जम्प्ट हो, मतलब इन वाले पॉइंट में ऊपर दी गई कोई भी कंडीशन माननी नहीं, इजी है। LGS या तो आप देना चाह रहे हो अपने एम्प्लॉय को, LGSI करना चाह रही है कोई बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका काम ही है, LGSI करना चाह रही है कोई ऐसी NBFC जो इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, या कोई ऐसी NBFC जिसका मेन काम है इन्वेस्टमेंट करना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट ही तो करेगी। और ध्यान रखना यहां पर इन्वेस्टमेंट लिखा था, सॉरी, अगला कह लीजिए इन्वेस्टमेंट बाय एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर 50% इन्वेस्टमेंट ऐसे है, 50% इन्वेस्टमेंट इनकम है, या अगर कोई कंपनी फर्दर राइट इशू में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, बेटा वहां भी अप्रूवल वगैरह नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपने राइट इशू में पैसा नहीं लगाया
तो बेटा ऐसे केस में शेयर का प्राइस राइट इशू के बाद गिरेगा और आपकी वेल्थ डेप्रिशिएट होगी। दैट इज व्हाई फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर राइट इशू में करना है, इन सारे पॉइंट में सारी कंडीशन एग्जाम्प्ट है और इन दो पॉइंट में आपकी एसआर वाली कंडीशन एग्जाम्प्ट थी। दिस इज ऑल अबाउट 186। और बेटा 186 ने जैसी सेक्शन समाप्त किया, अगले सेक्शन एक बात क्या कही, कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करना ना अपने नाम से करना। ऐसा ना हो पैसा कंपनी का है, आपने गाड़ी या घर खरीद लिया डायरेक्टर के नाम पर, कंपनी मिस्टेक मत कर देना। तो कंपनी आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, आज के बाद आप जितने भी एसेट या इन्वेस्टमेंट करोगे खुद के नाम में करना और उन्हें संभाल कर भी खुद ही रखना। तो इसलिए कंपनी की जितनी इन्वेस्टमेंट होंगी कंपनी के अपने नाम में होंगी और कंपनी उसे खुद ही होल्ड करके रखेगी, किसी और को नहीं सौंप सकते। हालांकि अगर बेटा एच लिमिटेड है और वो एस लिमिटेड को अपनी वॉस बनाना चाहती है, तो बेटा यहां पर एक बात समझना, अगर एस लिमिटेड में 1 लाख शेयर्स हैं, एस लिमिटेड उसके सारे शेयर खरीद तो लेगा पर उससे एस लिमिटेड में मेंबर बचेगा सिर्फ 1, जबकि बेटा एस लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी में मेंबर होने चाहिए 7। तो हमने सेक्शन 89 में एक बात एक जमाने में सीखी थी क्या, कि बेटा एच लिमिटेड एस लिमिटेड के 99,994 शेयर तो खुद खरीदेगा, बाकी एक शेयर खरीदने के लिए वो अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करता है। तो बेटा सेम बात यहां पर लिखी है कि वैसे तो कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी खुद ही होल्ड करके अपने नाम में रखेगी, पर अगर आप किसी सब्सिडरी को बॉस बना रहे हो तो वहां पर मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए आप नॉमिनी के नाम में अगर शेयर खरीद लोगे, ये इस बात की एक्सेप्शन है। तो बेटा 4 केसेस और है जहां पर कंपनी को इस सेक्शन से एग्जम्प्ट किया गया, जहां पर कंपनी बेटा अपना जो शेयर है बैंक को हेल्ड करवा रही है, उसे सौंप रही है, क्योंकि उसे उस पैसे के ऊपर कोई रिकवरी करनी है, बेटा डिविडेंड कलेक्ट करना है। कंपनी का बैंकर मेरा शेयर पकड़, जब भी डिविडेंड है कलेक्ट कर ले आइयो। बैंकर मेरा शेयर पकड़, मेरा शेयर ट्रांसफर करवा दे, तो बेटा खुद ना होल्ड करके बैंकर को दे दिया। या बेटा आप किसी के पास अपने शेयर्स को प्लेज करके गिरवी पर पैसा ला रहे हो, उधार पर पैसा ला रहे हो, ये भी चलेगा। या अगर आपका शेयर डीमैट फॉर्म में है, कि बेटा अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट डीमैट फॉर्म में करी हुई है, तो हम एक बात समझते हैं, डीमैट सिस्टम के अंदर जो शेयर होता है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड होता है, डिपॉजिटरी के नाम पर, और हम उस शेयर के क्या बनते हैं, बेनिफिशियल ओनर। तो डीमैट में हम जब भी शेयर खरीदते हैं बेटा वो शेयर डिपॉजिटरी के नाम पर खरीदा जाता है, तो वो करना भी यहां पर अलाउड है। तो ये आया आपका सेक्शन 187, बहुत ही ज्यादा ये आसान सा सेक्शन है। तो यहां तक 187 तक आपने सारी बातें समाप्त करी। तो जी आपने 187 तक सारी चर्चा करी, बीच में 177 178 पेंडिंग है, उस पर जाएंगे बाद में। अगला जो सेक्शन आ रहा है बड़ा जबरदस्त सेक्शन है और इस पर भी जनरली आपके पेपर में सवाल आता है, 188 8 भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो जी ये सेक्शन यहां पर आपका आ रहा है। जो भी बच्चा यहां तक अभी बना हुआ है बेटा यहां पर वीडियो को 1 मिनट पॉज करके 1 मिनट का ब्रेक ले लेना, ताकि 188 समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए बच्चों करते हैं शुरू अपने सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बहुत ही पावरफुल सेक्शन कंपनीज एक्ट का है, जनरली इस पर भी पेपर में सवाल आपको देखने को मिल जाता है। और उच्च सेक्शन कानून के अंदर बनाया क्यों गया है, बिकॉज कंपनीज के अंदर बहुत आसान होता है डायरेक्टर्स के लिए कोई ऐसा काम कराना जिसमें डायरेक्टर या उसके कुछ लोग हैं जिससे वो कनेक्टेड है और वो कंपनी की ट्रांजैक्शन उनके साथ करवा दे और कंपनी के रिसोर्सेज को उन सारे लोगों को इनडायरेक्टली पास ऑन करके खुद के लिए फायदा उठाना चाहे। तो इसी वजह से यहां पर एक सेक्शन आपका बनाया गया है जिसको हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये जो सेक्शन है ये आपका आता है 188 8 भाई। सेक्शन को लगाने के कुछ स्टेप्स हैं और इसको भी अगर आप स्टेप वाइज अप्रोच से पढ़ोगे और प्रैक्टिकली फॉलो करोगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर सबसे पहला स्टेप 1 ऑब्वियसली आपका क्या आएगा, जब कोई भी कंपनी ट्रांजैक्शन किसके साथ कर रही है, किसी रिलेटेड पार्टी के साथ। तो अगर आज आपकी कोई भी कंपनी है बेटा वो किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, अगर वो रिलेटेड पार्टी ही नहीं है सेक्शन में आपको जाना ही नहीं है, सेक्शन आप पर लगेगा ही नहीं। तो मन में एक सवाल आना चाहिए, सर रिलेटेड पार्टी का यहां पर क्या मतलब है। लॉ मेकर ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके लिए प्रोवाइड करी जहां पर आपको रिलेटेड पार्टी का मीनिंग बताया गया। और अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपने इस चैप्टर के अंदर कुछ लिमिट्स पढ़ी थी। एक लिमिट्स आई थी 184 जहां पर डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, तो उसका एक क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग था। फिर आपने पढ़ा 185 जहां पर डायरेक्टर इंटरेस्टेड था एलजीएस के लिए, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग था। अब आ रहे 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो पेपर में जाने से पहले 184, 185 और 188 को एक बार रिवाइज कर जरूर जाना, ताकि आप इनके अंदर कंफ्यूज ना रहे कि कहां पर लिमिट्स क्या क्या है। आते हैं जी और जानते हैं रिलेटेड पार्टी का क्या मतलब है। बच्चों इस सेक्शन को समझने के लिए आप अपने मन में कंपनी इमेजिन कर लो, रिलायंस। तो आज रिलायंस एक ट्रांजैक्शन करना चाह रही है, तो रिलायंस के लिए रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा। तो यहां पर लॉ में करने का रिलायंस, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो इनमें से किसी के भी साथ, ये आपकी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी, जिसमें सबसे पहला कवर हमने किसको कर दिया, रिलायंस के ही डायरेक्टर को या रिलायंस के ही केएमपी को या उनके किसी रिलेटिव को। तो अगर रिलायंस अपने ही डायरेक्टर, अपने किसी केएमपी दैट इज सीएफओ, सीईओ, सीएस या उनके किसी रिलेटिव के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहती है, रिलायंस को इस सेक्शन का ध्यान रखना है। और बच्चों क्या ये सेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर बैन लगाता है? नहीं, ये सेक्शन बस कहता है कुछ कंप्लायंसेस हैं, कुछ डिस्क्लोजर है, कुछ अप्रूवल है, वो काम करने के बाद आप ये ट्रांजैक्शन कर लेना। तो आरपीटी बैंड नहीं है, आरपीटी करना अलाउड है, प्रोवाइड आपको बस कुछ कंप्लाइज करने हैं। तो रिलायंस अगर कोई ट्रांजैक्शन अपने डायरेक्टर केएमपी या रिलेटिव के साथ कर रही है, उन्हें रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। बेटा अगले पॉइंट में रिलेटेड पार्टी मान रहे एक पार्टनरशिप फर्म को।
तो रिलायंस के लिए एक पार्टनरशिप फर्म भी रिलेटेड पार्टी बन सकती है। एक बात आप समझ गए होंगे बेटा, कौन सी पार्टनरशिप फर्म, जहां पर कहीं ना कहीं रिलायंस के डायरेक्टर का कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। अब देखते हैं लॉ ने इसको लिखा कैसे। तो उन्होंने कहा रिलायंस आपके लिए हर वो पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड पार्टी है जिसमें आपका अपना डायरेक्टर, मैनेजर या उनका रिलेटिव क्या होगा, पार्टनर। या रिलायंस आपके लिए एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी रिलेटेड पार्टी मान लेंगे जिसमें रिलायंस का अपना डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। या रिलायंस के लिए एक ऐसी पब्लिक कंपनी को भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा जिसमें रिलायंस का अपना डायरेक्टर या मैनेजर, ध्यान रखना अब की बार इस पॉइंट में रिलेटिव नहीं है, तो या तो रिलायंस के डायरेक्टर या रिलायंस के मैनेजर उस पब्लिक कंपनी में कम से कम कितना परसेंट होल्ड करते हो, 2% से ज्यादा, और साथ में वहां पर डायरेक्टर है। बस यहां पर बेटा इंटरेस्टिंग बात, रिलायंस कह रहे जी मेरे लिए आपने कहा कि कोई पब्लिक कंपनी भी रिलेटेड पार्टी हो सकती है। हमने कहा बिल्कुल बेटा, पब्लिक कंपनी के अंदर जब डायरेक्टरशिप आप देख रहे हो तो वो देखी जाएगी रिलायंस के अपने डायरेक्टर की या मैनेजर की। तो अब की बार आपने रिलेटिव की डायरेक्टरशिप को इस वाले पॉइंट में कवर नहीं किया, चलो ठीक है। तो रिलायंस का अपना डायरेक्टर या मैनेजर उस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर और पहली कंडीशन, पर साथ में यहां पर एक और कंडीशन, और ध्यान रखना अब की बार बीच में एंड है, दैट इज दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए और वहां पर ये डायरेक्टर या मैनेजर 2% से ज्यादा होल्ड करता हो। बस जब आप शेयर होल्डिंग देखोगे, शेयर होल्डिंग डायरेक्टर और मैनेजर एंड इवन अगर उनके रिलेटिव की है वो भी काउंट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है बेटा डायरेक्टरशिप जो देखी जा रही है वो रिलायंस के अपने डायरेक्टर और मैनेजर की देखी जाएगी, पर जब आप शेयर होल्डिंग देखोगे उसको रिलेटिव के साथ क्लब कर देख लेना, अगर वो 2% से ज्यादा हुआ तो इवन वो वाली पब्लिक कंपनी में रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अगला पॉइंट आसान है बेटा, रिलायंस के लिए कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट रिलेटेड पार्टी है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी या मैनेजर हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के हिसाब से काम करते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके कहने पर हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स काम करते हैं, दैट इज आवर डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट, उसको भी रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। एंड बच्चों जो अगला पॉइंट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कह ले रिलायंस आपके लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी आपकी अपनी होल्डिंग कंपनी, हमेशा आपकी सब्सिडरी भी, आपकी एसोसिएट भी और आपकी कोई को सब्सिडरी है, ये हमेशा आपके लिए आपके रिलेटेड पार्टी है। या कोई ऐसी कंपनी जिसके इन्वेस्टमेंट करने पर, इसको बेटा हम एक नाम दे रहे हैं इन्वेस्टिंग या वेंचरर कंपनी, जिसके इन्वेस्टमेंट करने पर आप उस कंपनी की क्या बन जाते हो, एसोसिएट। बच्चों ध्यान रखना एसोसिएट का रिलेशन वन वे होता है, मतलब अगर ये ऊपर वाली कंपनी रिलायंस के अंदर 20% की टोटल वोटिंग पार करे तो रिलायंस उसकी एसोसिएट है, वो रिलायंस की एसोसिएट नहीं है। तो इस कंपनी को जो नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया, इन्वेस्टिंग या वेंचरर कंपनी, तो उसको भी हम रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। दैट इज कहने का तात्पर्य है हर कंपनी के लिए उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, को सब्सिडरी, इन्वेस्टिंग या वेंचरर कंपनी हो जाएगी रिलेटेड पार्टी। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है बेटा, अगर रिलायंस लेट से अपनी होल्डिंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलायंस पर तो 188 लगेगा, पर क्या एच लिमिटेड पर भी 188 लग जाएगा? बिल्कुल, बिकॉज बेटा होल्डिंग के लिए उसकी सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी है। लाइकवाइज जब रिलायंस एस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिलायंस पर भी 188 लगेगा, सब्सिडरी पर भी लग जाएगा, बिकॉज सब्सिडरी भी तो कंपनी है और वो अपनी होल्डिंग के साथ कर रही है। तो इसलिए इन सारी कंपनीज में जब भी ट्रांजैक्शन होंगी, दोनों कंपनीज को आपस में रिलेटेड पार्टी वाले सेक्शन का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हालांकि ये वाला पॉइंट एग्जम्प्ट है प्राइवेट कंपनी के लिए। बेटा प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जम्प्ट है, इसका मतलब क्या है, आज अगर कोई कंपनी है एच प्राइवेट लिमिटेड और वो कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रही है एस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तो ऐसे केस में 188 ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट सवाल, बेटा कंपनी है एच लिमिटेड, वो ट्रांजैक्शन करना चाह रही है एस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, बेटा एच पर तो ये सेक्शन लगेगा बिकॉज ये एक पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी के लिए उसकी सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी होती है। पर बेटा क्या एस प्राइवेट लिमिटेड पर 188 लगेगा? बेटा यहां पर एक बार तो आंसर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज प्राइवेट कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी में कवर्ड नहीं है, पर ध्यान रखना लग जाएगा, बिकॉज क्योंकि एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो इसे माना जाएगा एक डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो ये एग्जामिशन का फायदा है, इसको मिलेगा नहीं। पिछले वाले एग्जांपल में प्राइवेट ही थी तो दोनों कंपनी 188 से बच गई थी, पर ये वाले पॉइंट में डीम्ड पब्लिक वाले पॉइंट का ध्यान रखना। और जाते जाते हमने क्या कहा, रिलायंस आपके लिए जो डायरेक्टर होगा आपकी होल्डिंग कंपनी का और जो उसका रिलेटिव है वो भी रिलेटेड पार्टी है, बस यहां पर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाहर कर दिया। तो रिलायंस की होल्डिंग का डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या केएमपी या उनका कोई रिलेटिव, पर ध्यान रखना रिलायंस अगर अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो रिलेटेड में आता है, तो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है, होल्डिंग के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाहर किया तो ये लंबा चौड़ा आपका मीनिंग आ जाता है रिलेटेड पार्टी का। अगर इनके साथ आपने ट्रांजैक्शन करी है तब ये सेक्शन आपका लगेगा। तो इसलिए सेक्शन लगाने का स्टेप नंबर 1 क्या है कि कंपनी आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन आप कर रहे होंगे किसी रिलेटेड पार्टी के साथ, तब जाकर आपका ये वाला सेक्शन करता है अप्लाई। और बेटा स्टेप 2 जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, क्या सेक्शन तब लगता है जब आप रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो ट्रांजैक्शन। बेटा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है
रिलेटेड पार्टी के साथ होने वाली हर ट्रांजैक्शन पर यह सेक्शन नहीं लगता। अगर आप अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ इन 7 में से कोई ट्रांजैक्शन करते हो तब यह सेक्शन लगेगा। तो ऐसा नहीं है रिलायंस अपनी किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर दे सेक्शन लगा दोगे ना, बेटा वो सेबी के कानूनों में चलता है। सेबी का जो एलओडीआर रेगुलेशन है वहां पर रिलेटेड पार्टी में आप रिलेटेड पार्टी के साथ जैसी मर्जी ट्रांजैक्शन करो कवर्ड है। कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट कह रहा है अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहां पर हमने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन 7 में से कोई ट्रांजैक्शन है तो ये सेक्शन लगेगा, वरना सेक्शन लगता ही नहीं है। और बेटा 7 ट्रांजैक्शन कौन सी है अब पढ़ लेते हैं। पहला, सेल या परचेस या सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा पहला पॉइंट कवर करता है गुड्स को, और बेटा पहले पॉइंट में गुड्स का क्या कवर्ड है आपका, सेल परचेज या सप्लाई। सर सर्विसेज कहां कवर्ड है, बेटा सर्विसेज कवर्ड है क्लॉज डी में, तो अवेलिंग या रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस। तो अगर रिलायंस अपनी किसी रिलेटेड पार्टी को कोई माल बेचना चाह रही है, माल खरीद रही है, तो रिलायंस कह रही है मैं अपने डायरेक्टर के बेटे की कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदूंगी। बेटा ये करना इतना आसान थोड़ी ना है। या मैं अपने डायरेक्टर के बेटे के सीए फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, उनसे सर्विसेज लूंगी, ये भी आसान नहीं है। तो अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज रिलेटेड पार्टी के साथ डीलिंग करना चाह रहे हो, यहां पर फॉल कर जाएगा। बेटा दूसरी ट्रांजैक्शन कवर करती है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो रिलायंस को आज कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है, कहीं प्लांट लगाना है, एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी परचेज करना है, तो अगर आप रिलेटेड पार्टी से या तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या उन्हें प्रॉपर्टी बेच रहे हो, वो यहां पर कवर्ड है। या बेटा आप रिलेटेड पार्टी से प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं रहे हो, रिलेटेड पार्टी से प्रॉपर्टी लीज पर ले रहे हो, वो भी यहां पर कवर्ड है। तो क्लॉज ए आ गया गुड्स का, क्लॉज भी आया सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, क्लॉज सी आया लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, क्लॉज डी आपका आ गया सर्विस का। और बेटा क्लॉज ही किसको कवर करता है, एजेंट। जहां पर आप किसी तीसरे इंसान से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज खरीद रहे हो, पर आपने बीच में किसी रिलेटेड पार्टी को एजेंट रखा हुआ है जो ये कॉन्ट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा और आप उसे कमीशन पे करना चाह रहे हो। बस ध्यान रखना एजेंट कवर्ड है क्लॉज ए बी एंड डी के लिए, जो क्लॉज सी है उसके लिए एजेंट कवर्ड नहीं है। मतलब आज अगर रिलायंस है, बेटा रिलायंस को कोई प्रॉपर्टी लीज पर लेनी थी, अगर रिलेटेड पार्टी से लीज पर लेते सेक्शन लग जाता। लीज पर आपने किसी और से ली और बीच में आपने किसी रिलेटेड पार्टी को एजेंट हायर किया हुआ है जो लीज पर प्रॉपर्टी लेने के में आपकी मदद करेगा और आप उसे कमीशन पे करोगे, वो इस सेक्शन के दायरे में ही नहीं है। तो जो एजेंट कवर्ड है वो सिर्फ क्लॉज ए बी एंड डी के लिए कवर्ड है, सी के लिए कवर्ड नहीं है। या बेटा क्लॉज एफ और जी यहां पर आया, पहले जी पढ़ लेते हैं। जी ने क्या कहा कि रिलायंस अपनी ही किसी रिलेटेड पार्टी को अंडर राइटर अपॉइंट करके उसे अंडर राइटिंग कमीशन पे करना चाहती है, बेटा वो भी यहां पर कवर्ड है। या लास्टली रिलायंस अपनी किसी रिलेटेड पार्टी को ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करना चाह रही है रिलायंस में, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ओपीपी। बेटा ये क्या है, बड़े ध्यान से समझना। बेटा आज रिलायंस है, रिलायंस अगर अपने डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है वो रिलेटेड पार्टी में बिल्कुल आता है। तो बेटा रिलायंस जो डायरेक्टर को अपॉइंट करके उसे सैलरी पे कर रही है, वो तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, वो यहां पर कवर्ड नहीं है। पर ये डायरेक्टर कह रहा है अरे रिलायंस तेरे को ना मार्केटिंग संभालने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्यों बाहर से तो कोई एक्सपर्ट मार्केटिंग मैनेजर हायर मत कर, मार्केटिंग का काम मैं ही संभाल दूंगा, तो मुझे मार्केटिंग मैनेजर बना दे और उसकी जिम्मेवारी मेरे को दे दे। रिलायंस कह रहे डायरेक्टर साहब मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा चाहिए? डायरेक्टर कह रहे नहीं, आप मेरे को जो साल भर का लेट से 10 करोड़ देते हो वही बहुत है, उसी में मैं मार्केटिंग मैनेजर वाला काम भी संभाल लूंगा। बेटा क्या यहां पर ही सेक्शन लगेगा? नहीं, वो ओपीपी नहीं है। पर डायरेक्टर का जी मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए मुझे साल का 30 लाख रुपए अलग से चाहिए, तो बेटा ये ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट है। तो ओपीपी का मतलब क्या है, जहां रिलायंस अपने किसी डायरेक्टर को अपनी कंपनी के अंदर कोई ऑफिस दे रही है जिसके लिए वो उसे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन से ओवर एंड अबव कुछ भी पे करेगी, दैट इज ओपीपी। या बेटा ओपीपी में एक दूसरी चीज भी आती है, रिलायंस इस मार्केटिंग मैनेजर पर डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर रही, डायरेक्टर के बेटे को अपॉइंट कर रही है। क्या बेटा डायरेक्टर का रिलेटिव भी हमारा रिलेटेड पार्टी होता है, और वो कह रहे डायरेक्टर के बेटे को मैं अपॉइंट करने के लिए 50 लाख रुपए की सैलरी दे दूंगी, बेटा वो भी ओपीपी है। तो ओपीपी में दो चीजें आएंगी, अगर आपने किसी डायरेक्टर को वो ऑफिस दिया है जिसके लिए आप डायरेक्टर को एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो, दैट इज ओपीसी। या किसी आउटसाइडर को आपने कोई प्लेस दिया है जिसके लिए आप आउटसाइडर को कुछ भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो भी ओपीपी के अंदर फॉल कर जाएगा। तो ये आपका मीनिंग आ जाता है ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो जी सेक्शन लगाने के 2 स्टेप थे। सबसे पहले आप देखो रिलेटेड पार्टी है यानी, और दूसरा स्टेप क्या कहता है कि उसके साथ आप जो काम कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन है यानी। और जैसा मैंने कहा क्या रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन बैंड है? नहीं, बस सेक्शन कहता है कंप्लायंस करो। और बेटा कंप्लायंस क्या है, पहली कंडीशन आपको हमेशा बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है, आरबीसी अलाउड नहीं है, डायरेक्टर का अप्रूवल लीजिए। और अगर रिलेटेड पार्टी के साथ आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो नीचे दी गई लिमिट से ज्यादा है तो पहले आपको मेंबर से पास करवाना पड़ेगा ओआर। और ध्यान रखना जब बच्चों ये ओआर पास होगा, अगर मेंबर खुद से रिलेटेड पार्टी है, मतलब रिलायंस का कोई मेंबर है और उसी के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो रिलेटेड पार्टी भी है, तो क्या मेंबर इस ओआर वाली मीटिंग में वोट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मेंबर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बस प्राइवेट कंपनी में पॉइंट एग्जम्प्ट है। तो जैसे 184 में डायरेक्टर डिस्क्लोजर देने के बाद प्राइवेट कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकता था, सेम चीज यहां पर है।
कि अगर प्राइवेट कंपनी है, मेंबर रिलेटेड पार्टी है और मेंबर डिस्क्लोजर दे दे, फिर वो ओआर में वोटिंग कर पाएगा। पर बाई चांस लेट्स सपोज आज कोई ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 90% पैसा ही प्रमोटर और रिलेटेड पार्टीज का ही लगा हुआ है, और वो चाह रहे हम आपस में कंपनी से कोई ट्रांजेक्शन करके किसी रिलेटेड पार्टी को कोई फायदा पहुंचा भी दे। लोग कह रहे हैं जी पैसा ही आपका लगा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कंपनी में 90% पैसा प्रमोटर और उनके रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी का लगा है तो भी ये वाला सेक्शन आपका अप्लाई नहीं करेगा, मतलब वहां पे आपको ओआर पास करवाने की जरूरत नहीं है। अब आते बच्चों अगली इंपॉर्टेंट बात पर, और इस पर आपके पेपर में प्रैक्टिकल सवाल भी बनता है, ध्यान रखना कि वो लिमिट्स कितनी है जहां पर आपको मेंबर से ओआर पास कराना है। बेटा अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी से कोई गुड्स परचेज या सेल कर रहे हो या उसको एजेंट हायर कर रहे हो तो यहां पर लिमिट है 10% ऑफ द टर्नओवर। बेटा अगर आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज करी या एजेंट हायर किया 10% ऑफ द नेटवर्थ। बेटा जो क्लॉज सी है लीज वाला, यहां पर प्लस ई क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहां एजेंट कवर नहीं है, तो यहां पर एजेंसी वाला पॉइंट नहीं आता, तो सिर्फ क्लॉज सी लिखा 10% ऑफ द टर्नओवर। बेटा सर्विसेज में फिर से एजेंट आ जाता है तो डी प्लस ई आ गया 10%। या आप रिलेटेड पार्टी को ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं जिसके लिए आप उसे साल का कितना पे करोगे? 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा, सॉरी माय मिस्टेक, 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा हर महीने की सैलरी आप पैसा आप उसको देने वाले हो, तब भी मेंबर का ओआर चाहिए। या आप किसी रिलेटेड पार्टी को अंडर राइटिंग कमीशन देना चाहते हो 1% ऑफ द नेटवर्थ से ज्यादा, वहां भी आपको ओआर पास कराना पड़ेगा। तो ना सेक्शन बैन नहीं कर रहा, कह रहे बस कुछ अप्रूवल लीजिए। बस जाते जाते बच्चों सेक्शन ने बना दी कुछ एक्सेप्शन, ध्यान से इनको समझिएगा। बेटा ये जो एक्सेप्शन है ना, ये इतनी पावरफुल है कि अगर आप इस एक्सेप्शन को मीट कर जाओगे पूरे सेक्शन से बच जाओगे। मतलब आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो पर सेक्शन ही नहीं लगेगा अगर आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन करी है आर्म्स लेंथ प्राइस, एक ऐसे प्राइस पर जो आप किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ चार्ज करते, तो अगर एएलपी पर ट्रांजैक्शन है सेक्शन आपका लगेगा ही नहीं। कहने का तात्पर्य है इस सेक्शन को लगाने के भी 3 स्टेप है। बेटा सबसे पहला स्टेप 1 आपको यह देखना है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या वो रिलेटेड पार्टी के साथ है या नहीं। अगर है ही नहीं सेक्शन में आगे नहीं जाना। स्टेप 2 आपको देखना है रिलेटेड पार्टी के साथ आप स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर स्पेसिफाइड वाली ट्रांजैक्शन है तभी सेक्शन लगेगा, वरना सेक्शन में आगे जाना ही नहीं। और अगर आपने स्पेसिफाइड वाली ट्रांजैक्शन करी भी है पर अगर उसे आर्म्स लेंथ प्राइस पर कर दिया तो भी सेक्शन लगेगा ही नहीं। पर अगर अब वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर भी नहीं है फिर आप देखिए विद इन लिमिट है या लिमिट से ज्यादा है। अगर विद इन लिमिट है सिर्फ डायरेक्टर अप्रूवल देंगे काम हो जाएगा, लिमिट से ज्यादा डायरेक्टर के अप्रूवल के साथ साथ आपको ओआर भी पास कराना है। कुछ केसेस में मेंबर ओआर में वोट नहीं कर सकता पर डिस्क्लोजर देने के बाद कर पाएगा। 90% प्रमोटर का ही पैसा है तो ओआर की जरूरत नहीं, वरना ओआर पास करा कर काम करना है। तो इस तरीके से ये वाला सेक्शन आपका अप्लाई करता है। और एक और केस जहां पर आप ओआर से एग्जाम्प्ट हो कब? अगर कोई कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है अपनी बॉस के साथ कि बड़ा सब्सिडरी भी रिलेटेड पार्टी है जिसके खाते आपने अपने साथ कंसोलिडेट किए हैं, तो अगर आप उसे कोई फायदा पहुंचा भी दोगे बेटा उससे उसे जितना फायदा मिलेगा उसका सारा बेनिफिट हमारा ही है बिकॉज हमारी बॉस है। तो यहां पर ओआर की जरूरत नहीं है। और अगर आप सेक्शन को ब्रेक कर जाते हो बेटा जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ आपने ट्रांजैक्शन करी है वो हो जाएगी वॉइडेबल। और अगर उसमें कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय इन्वॉल्व था उन्हें जितना फायदा पहुंचा होगा सारा फायदा उन्हें कंपनी को करना पड़ जाएगा रीइंबर्स। दिस इज ऑल अबाउट आपका 188। बेटा इससे जो अगला सेक्शन है वो खुद ही निपटा लेना, कोई खास बात नहीं कह रहा, वो बस क्या कह रहा है 184 में डायरेक्टर जिस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड था और 188 जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कंपनी इसका एक रजिस्टर आप मेंटेन कर रखना। बेटा रजिस्टर जब भी इसके रजिस्टर में कोई भी एंट्री होगी अगली बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर के सामने रजिस्टर रखा जाता है, सारे डायरेक्टर साइन करेंगे हाँ जी हमने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है। और जब भी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर या केएमपी आता है या जाता है 30 दिन के अंदर इस रजिस्टर के अंदर उनके इंटरेस्ट की एंट्रीज को अपडेट करेंगे। रजिस्टर मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए भी अवेलेबल है, हर एजीएम में पेश किया जाएगा। बस रजिस्टर में 2 एंट्रीज करने से आप एग्जम्प्ट हो। अगर आपने कोई सेल परचेज गुड्स या सर्विसेज का कितना किया है 1 साल में 5 लाख रुपए का, या अगर कोई बैंकिंग कंपनी बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर रही है अपने किसी डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी को, वो वाली एंट्री रजिस्टर में करने से आप बैन हो। तो एक सिंपल सा सेक्शन 189 आपका आता है जो रजिस्टर से डील करेगा। 190 जो यहां पर आ रहा है बेटा 190 सिर्फ इतना कह रहा है बेटा ये सेक्शन है ना बिना बात के बनाया हुआ है, मतलब ना भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब बिना बात के सेक्शन है, आप भी पढ़कर रखोगे यार सेक्शन बनाई क्यों है, पर सिलेबस का पार्ट है पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कंपनी जब भी आप अपने किसी एमडी या डब्ल्यूटीडी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर राइटिंग में है तो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पर जरूर रखना। तो कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस पर अवेलेबल रहनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग नहीं है तो आपने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे एक पीस ऑफ पेपर पर उसकी मेन टर्म एंड कंडीशन लिखो और वो मेमोरेंडम आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर अवेलेबल रखो। दैट्स इट। बड़ा ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी रखते हो ये हर मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है, प्राइवेट कंपनी पर सेक्शन लगता ही नहीं। लो जी सेक्शन शुरू होते ही समाप्त। 191 दिस यू कैन स्किप फॉर योर एग्जाम। 192 बेटा ये सेक्शन भी बिना बात का बनाया हुआ है तो बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलो सेक्शन का सिलेबस का पार्ट है, पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डिस्कस करते हैं। ये क्या कह रहा है आज अगर कोई भी कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाह रही है किसके साथ,
या तो अपने डायरेक्टर के साथ या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के डायरेक्टर के साथ। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको अपने मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा डायरेक्टर से लेट सपोज उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली और बदले में अपनी इन्वेस्टमेंट उसको सौंप दी, तो ये चीज करना इतना आसान नहीं है। पहले मेंबर का अप्रूवल लेना है, और अगर होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो इवन होल्डिंग कंपनी के मेंबर से भी आपको ओआर पास करवाना पड़ेगा। दैट्स इट। और इस सेक्शन की भी बेटा दो एक्सेप्शंस आ जाती हैं। पहला, ये सॉरी माय मिस्टेक, इस सेक्शन को भी वॉइडेबल हम बना देते कब, अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बिना डिस्क्लोजर के साथ डायरेक्टर के साथ कर दिया, बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने का क्या मतलब है, अगर तो बच्चों आपने डायरेक्टर से प्रॉपर्टी खरीदकर उसको इन्वेस्टमेंट दी थी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो हम डायरेक्टर से इन्वेस्टमेंट वापसी ले लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी उसे लौटा देंगे। पर बच्चों अगर डायरेक्टर ऑलरेडी उस इन्वेस्टमेंट को आगे किसी और को बेच चुका है तो फिर डायरेक्टर को सारा का सारा पैसा कंपनी को करना पड़ जाएगा रीइंबर्स। सेक्शन आपका अप्लाई नहीं करेगा अगर किसी बोनाफाइड पार्टी को वाला ट्रांजैक्शन किया गया। इंडोर मैनेजमेंट आपका यहां पर भी लगेगा, तो ये भी सेक्शन आपका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 194 और 195 तो लॉ से ही ओमिट हो गया, जैसे कि ये डील करते थे आपके इनसाइडर ट्रेडिंग से, तो उस पर ऑलरेडी सेबी के कानूनों में कानून है, तो ये सेक्शन अब कंपनीज एक्ट से हटा दिए गए हैं। और एक और बिना बात का सेक्शन यहां पर आ रहा है 193। बेटा ये तो कुछ ज्यादा ही बिना बात का है, मतलब इसको पढ़ते पढ़ते आप कहोगे सर ये बनाया ही क्यों गया है, इसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है, यहां पर आया ही क्यों है, फिर भी पढ़ लेते हैं कहता क्या है। ये बेटा सेक्शन तब लगता है जब कोई 1 पर्सन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है अपने ही सिंगल मेंबर के साथ, अगर वो कंपनी में डायरेक्टर भी है। तो आज एक ओपीसी है, बेटा ओपीसी अब की बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अपने सोल मेंबर के साथ जो कंपनी का डायरेक्टर भी है। तो ये पॉइंट यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो बेटा ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं या तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग है, बहुत अच्छे, अगर राइटिंग नहीं है तो आप एक पीस ऑफ पेपर पर उसकी मेन टर्म एंड कंडीशन लिख करके बेटा उसे आप अपने रजिस्टर ऑफिस पर रखना, अगली बोर्ड मीटिंग में भी प्लेस करना। पर इसकी भी जरूरत नहीं है अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है। बेटा क्यों ये सेक्शन बनाया गया है, ऑनेस्टली बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, इस सेक्शन को भी लॉ से हटा देना चाहिए। पर ये आपके एंड के थोड़े थोड़े सेक्शंस आ रहे थे, इसलिए मैं कंपैरेटिवली फास्ट भी गया, बिकॉज पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है। और मुबारक हो, क्या चैप्टर हो गया समाप्त? नहीं जी, 2 सेक्शन बाकी है मेरे दोस्त। आओ जी सेक्शन 177 एंड 178, उसके साथ इस चैप्टर की रिवीजन को भी निपटाएंगे। आते बच्चों सेक्शन 177 178, ये दोनों आपके पेपर के लिए रेलिवेंट है। 177 आपका 2 चीजों से डील करता है, एक तो आता है ऑडिट कमेटी, एक आता है विजिल मैकेनिज्म। 178 आपका डील करेगा एनआरसी एंड एसआरसी से, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। आते बच्चों सेक्शन 177, सबसे पहली बात करते हैं ऑडिट कमेटी। तो सर ऑडिट कमेटी बनाना क्या हर कंपनी में जरूरी है? नहीं, लॉ ने कहा जी ऑडिट कमेटी हर वो कंपनी बनाएगी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत थी। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ किस किस कंपनी पर लगता था, एक तो सारी की सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीएलटी थी 10, 50, 100। फाइनली बच्चों हमारा याद करना थोड़ा सा आसान हो गया, बिकॉज यहां पर लॉ मेकर ने नई लिमिट नहीं दी, एक हमारा ऊपर छोटा सा एहसान किया और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली लिमिट को ही कॉपी पेस्ट कर लिख दिया। पीएलटी 10, 50, 100, पेड अप कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा। और लॉ मेकर थोड़ा सा और ज्यादा एहसान हम पर कर रहे हैं, बिकॉज इसी से अगला जो सेक्शन 178 आता है एनआरसी। बेटा एनआरसी की भी जरूरत उन्हीं कंपनीज में जिनमें ऑडिट कमेटी या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तो सेम लॉ यहां पर बना दिया गया। तो वहां पर आप जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पढ़कर आ गए वही यहां पर कॉपी पेस्ट कर आपका अप्लाई कर जाता है। तो यहां पर सबसे पहली बात आ गई आपकी ऑडिट कमेटी की। ये बात हमने जानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिस जिस कंपनी में चाहिए था वही यहां पर कवर्ड है। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, इस पर पेपर में सवाल आते हैं। पर ध्यान रखना ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे मेजॉरिटी। तो अगर आपने 3 अपॉइंट किए 2 इंडिपेंडेंट होंगे, 4 डायरेक्टर अपॉइंट किया 3 इंडिपेंडेंट होंगे, 5 अपॉइंट किए 3 इंडिपेंडेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होना जरूरी है। और क्योंकि ऑडिट कमेटी कंपनी के ऑडिट और फाइनेंस फंक्शन पर काम करती है, तो लॉ ने साथ में क्या कहा, इस कमेटी के मेजॉरिटी जो मेंबर हैं और जो चेयरमैन हैं दे शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट। तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना वरना आता हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑडिट कमेटी का काम ही क्या है, बट उसका काम ऑडिटर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इर्द गिर्द सर्कल राउंड करता है। तो लॉ कह रहे जी ऑडिटर से कमेंट्स मंगवाना कि उनके काम का स्कोप क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल कंपनी में ठीक है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर राय मंगवाना, ऑडिटर से और मैनेजमेंट से कोई भी रिलेटेड मैटर डिस्कस करना। आज अगर ऑडिट कमेटी को लग रहा है जी कंपनी के अंदर लग रहा है कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, उसको एक इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, तो ये पावर भी है। और इवन आउटसाइड एजेंसी को भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर कर सकते हो। और कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, ये सारे काम ऑडिट कमेटी के हैं। बेटा कोई वैल्यूएशन करवानी है, इंटर कॉर्पोरेट लोन को इवैल्यूएट करना है, ये सारा काम ऑडिट कमेटी आप कर सकते हो। और यहीं से बच्चों ऑडिट कमेटी के फंक्शंस भी निकल कर आ जाते हैं। तो फंक्शंस क्या क्या है,
बेटा कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करने पर हमेशा ऑडिट कमेटी से राय ली जाती थी। यह बात आपने 139 में भी सीखी थी। ऑडिटर एक्चुअली में 141 के हिसाब से इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऑडिट कमेटी ध्यान रखेगी। बेटा कंपनी के फाइनेंशियल और ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ना और फिर डायरेक्टर्स को उस पर राय देना। पब्लिक से जो पैसा आईपीओ में आया था क्या वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स को स्क्रूटनाइज करना, किसी भी वैल्यूएशन को करवाने की जरूरत है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाना, कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का ध्यान रखना। और जो अगला काम ऑडिट कमेटी का है बेटा ये बहुत पावरफुल है, इसको ध्यान से समझना, एंड दैट इज द अप्रूवल ऑफ आरपीटी। बस एक पॉइंट इंटरेस्टिंग बेटा, इस सेक्शन ने जब कहा कि ऑडिट कमेटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूवल देगी, बेटा सेक्शन ने यह नहीं कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑफ 188। इस सेक्शन ने कहा सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ होने वाली हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो 188 वाली 7 स्पेसिफाइड है या नहीं, चाहे वो एएलपी है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिलेटेड पार्टी के साथ होने वाली हर ट्रांजैक्शन पर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। और तभी ये सेक्शन मैंने आपको 188 के बाद पढ़ाया। तो ध्यान रखना, ऑडिट कमेटी हर टाइप की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर अपनी अप्रूवल देती है। यह पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, जैसी लॉ मेकर ने कहा, बड़ा यहां पर लॉ मेकर ने छोटा छोटा बेनिफिट देना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या कहा, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो 188 वाली 7 ट्रांजैक्शन में से कोई नहीं है, तो अगर ऑडिट कमेटी चाहे अपना अप्रूवल ना देकर डायरेक्टर को वो वाला काम डेलीगेट कर सकती है। तो ऑडिट कमेटी कहती है कि ये 188 वाली नहीं है, तो डायरेक्टर आप डिसाइड कर लो ये वाला काम करना है नहीं। पर अगर वो 188 वाली होती बेटा, वहां ऑडिट कमेटी का अप्रूवल बिल्कुल मैंडेटरी है। तो चाहिए इस वाली में भी, पर अगर ऑडिट कमेटी चाहे कोई काम डायरेक्टर्स को डेजिग्नेट कर सकती है। फिर एक और बात आई बेटा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर अदर देन 188 वाली है, ध्यान रखना 188 वाली के ऊपर कोई लीनियंसी नहीं है, पर अगर अदर देन 188 वाली है, ऑडिट कमेटी अगर ऐसी ट्रांजैक्शन को डिसअप्रूव भी कर दे कि जी हमारी तरफ से ट्रांजैक्शन सही नहीं है, तो फिर वो डायरेक्टर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये वाली बात को यहां पर रिपीट करके लिखा गया। अगला केस, फर्दर बेटा ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं चाहिए अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप करते हो वॉस के साथ। पर ध्यान रखना, वॉस के साथ भी अगर 188 वाली करी है, फिर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल पक्का आएगा। अगला एक और केस आया बेटा, ये वाला केस बनाया गया एक जनरल पॉइंट कि अगर डायरेक्टर चाहें कभी भी इमरजेंसी बेसिस पर किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ 1 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना ऑडिट कमेटी के प्रायर अप्रूवल के, पर बाद में उन्हें ऑडिट कमेटी से इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करवाना पड़ेगा। एंड एक लास्ट पॉइंट और बेटा, कंपनी थी मारुति को टायर्स खरीदने थे, तो डायरेक्टर की कंपनी के साथ उसने टायर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब बेटा मारुति कोई एक बार तो टायर खरीदेगी नहीं, साल में 3, 4, 5, 10, 15, 20 बार भी खरीदने पड़ते हैं। तो सर बार बार टायर खरीदेंगे, क्या बार बार ऑडिट कमेटी का अप्रूवल ले? बिकॉज ये ट्रांजैक्शन है रिपीटेटिव नेचर की। तो अगर किसी भी कंपनी को रिलेटेड पार्टी के साथ रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन करना है, तो वहां पर आप ऑडिट कमेटी से मांग सकते हो ओमनीबस अप्रूवल। बेटा ओमनीबस अप्रूवल मतलब एक ब्लैंकेट अप्रूवल, जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन का एक साथ अप्रूवल आ जाता है। तो ओमनीबस अप्रूवल करना भी यहां पर अलाउड है। उसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो बेटा ओमनीबस अप्रूवल देते समय एक रूल 6A आता है, उसकी कुछ बातों का ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या, एक तो बच्चों ऑडिट कमेटी क्राइटेरिया बताएगी कि मैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस का ओमनीबस अप्रूवल प्रोवाइड करूंगी। बेटा ऑब्वियसली जो ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव नेचर की है, जिस समय वो ये अप्रूवल दे रही है, अप्रूवल के अंदर ऑडिट कमेटी 4 बातें मेंशन करेगी कि रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, मैक्सिमम कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन उसके साथ होगी, कितने कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शन है टायर खरीदने वाली, कितने ड्यूरेशन के लिए मेरा अप्रूवल वैलिड होगा, और एक इंडिकेटिव बेस प्राइस। मतलब ठीक है मारुति, आप उससे टायर खरीदते रहना जब तक एक टायर की कॉस्ट वो 10,000 लगाए। अगर 10,000 से ज्यादा लगाता है फिर हमसे एक बार पूछने आना, तो एक बेस प्राइस यहां पर फिक्स कर सकते हैं। ऑडिट कमेटी साथ में क्या कह सकती है, अगर मारुति तुम्हें इमरजेंसी बेसिस पर कभी भी किसी भी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है और वहां पर वो ट्रांजैक्शन होनी है और हम एडवांस में उसका एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन तक का ओमनीबस अप्रूवल एडवांस में भी दिया जा सकता है। ओमनीबस अप्रूवल मैक्सिमम वैलिड होगा 1 साल के लिए, पर अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी अंडरटेकिंग खरीदना या बेचना चाहते हो, बेटा यहां ऑडिट कमेटी का ओमनीबस अप्रूवल नहीं आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका एसी ऑडिट कमेटी। एंड फाइनली बेटा सेक्शन में आया एक विजिल मैकेनिज्म कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या उसने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं या बैंकों से 50 करोड़ रुपए उधार पर ले रखा है, तो वहां एक विजिल मैकेनिज्म का होना जरूरी है। बेटा विजिल मैकेनिज्म का पर्पस क्या होता है, विसल ब्लोइंग। तो जी ऐसी कंपनी में क्योंकि पब्लिक मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं,
तो इसलिए यहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि कंपनी के किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी इंटरनल पर्सन को अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट करना है, विसल ब्लोइंग करना है, अपना कोई कंसर्न लेकर जाना है, तो एक विजिल मैकेनिज्म होगा जहां पर वो अपना कंसर्न लेकर जा सकते हैं और फ्रॉड डिटेक्ट करना आसान होगा। अब विजिल मैकेनिज्म का काम संभालेगा कौन? तो लोनिका जी, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी ही इसका काम संभालेगी, वरना किसी भी एक डायरेक्टर को इसकी जिम्मेवारी दी जा सकती है और इसका काम यही होगा कि जी डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज अपने कंसर्न रिपोर्ट कर पाए, कंसर्न रिपोर्ट करने के बाद उनका कोई विक्टिमाइजेशन ना हो, कंपनी उनको जॉब से ना निकाल दे, और डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरमैन ऑफ विजिल मैकेनिज्म या ऑडिट कमेटी इन एक्सेप्शनल केस। मतलब अगर कोई केस ज्यादा ही ग्रेव है तो हम सीधा ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को भी अप्रोच करने के लिए एम्प्लॉय को पावर दे सकते हैं। ये आता है आपका 177 एंड विद दिस आते हैं जी लास्ट सेक्शन 178 पर, जो आपका डील करेगा एनआरसी एंड एसआरसी। तो बच्चों एनआरसी स्टैंड्स फॉर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। एक बात हम जान चुके हैं, जिस जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एसी चाहिए उन कंपनीज में एनआरसी पक्का होगी। तो यहां पर क्राइटेरिया फिक्स हुआ। इसका काम क्या होगा बेटा? नए नए लोगों को कंपनी में डायरेक्टर्स के पद पर ढूंढ कर लाना और नॉमिनेट करना। और ध्यान रखना, अगर एनआरसी किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट करती है तो 160 में उसका नोटिस ऑफ कैंडिडेचर नहीं चाहिए होता। और बेटा डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन क्या हो, कितना फिक्स पे करे, कितना वेरिएबल पे करे, ताकि वो मोटिवेटेड रहकर काम करे, यही काम एनआरसी का होने वाला है। बस पेपर के लिए ये बड़ा फंक्शंस ऑफ एनआरसी है, ये वाली बातें लिखे पढ़ लेना। पेपर के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ एनआरसी, इसको ध्यान से समझना। तो बच्चों एनआरसी में कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब बेटा एनआरसी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करोगे, और एनआरसी में सारे के सारे डायरेक्टर हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एनआरसी पर अपॉइंट नहीं कर सकते। लॉजिकल क्यों है? कि बेटा एनआरसी का काम होता है डायरेक्टर्स की सैलरी फिक्स करना, और कंपनी में नॉर्मली सैलरी कौन से डायरेक्टर लेकर जाते हैं? होल टाइम या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो लॉ ने क्या कहा? एनआरसी के ऊपर सारे के सारे डायरेक्टर्स जो होंगे वो होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव, बिकॉज ये नॉर्मली खुद सैलरी नहीं लेते, तो ये बेटर डिसाइड कर पाएंगे डायरेक्टर को सैलरी कितनी मिले, और मिनिमम कितने नॉन एग्जीक्यूटिव? 3। और ध्यान रखना बेटा लॉ ने क्या कहा है अब की बार? इनमें से 50% होने चाहिए इंडिपेंडेंट। लॉ ने अब की बार मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट नहीं लिखा। मतलब अगर 3 डायरेक्टर है बेटा 2 इंडिपेंडेंट से काम चलेगा। अगर 4 डायरेक्टर्स एनआरसी पर हैं तो अब की बार 2 इंडिपेंडेंट से काम चल जाएगा। तो ऑडिट कमेटी में लॉ मेकर ने मेजॉरिटी लिखा था, यहां क्या लिखा है? एटलीस्ट 50%। बस बेटा एक ऐसा डायरेक्टर है जो एग्जीक्यूटिव हो सकता है, पर उसको भी आप एनआरसी पर ला सकते हो अगर वो क्या थे? कंपनी के चेयरपर्सन। तो जैसे बेटा रिलायंस में मिस्टर मुकेश अंबानी जी, तो मुकेश अंबानी जी रिलायंस के चेयरपर्सन है, उन्हें आप एनआरसी पर अपॉइंट कर तो सकते हो, पर वो एनआरसी को चेयर नहीं कर पाएंगे। एनआरसी में सिर्फ एक नॉर्मल मेंबर की तरह आ सकते हैं। दैट इज चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी कैन बी मेंबर, बट वो एनआरसी के चेयरमैन नहीं बन पाएंगे। तो ये आपका कानून है रिगार्डिंग एनआरसी। और बच्चों लास्ट वाली कमेटी बहुत आसान है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो अगर कंपनी में जो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर है, अगर वो 1000 से ज्यादा हैं, तो बड़ा उनका ध्यान रखने के लिए, उनके ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, उनके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक एसआरसी का होना जरूरी है। और बेटा एसआरसी को क्या कहा? हेड कर सकते हैं कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और बेटा ये कंपनीज एक्ट की पहली ऐसी कमेटी है जहां पर आप अदर मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हो। मतलब एक नॉन डायरेक्टर भी इस पर आ सकता है। नॉर्मली किसी कमेटी पर नॉन डायरेक्टर नहीं आता, इस वाली पर आ पाएगा। और इसका काम यही है कि मेंबर्स की ग्रीवेंसेस सुनना और सिक्योरिटी होल्डर्स की ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना। एंड बच्चों दिस इज ऑल अबाउट आपका डायरेक्टर्स का सेकंड चैप्टर, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर। तो पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया था, दैट वाज 149 से लेकर के 172। आज हमने पढ़ा 173 से लेकर 195। इसके साथ बच्चों डायरेक्टर्स का बस एक लेग और रह जाता है, 196 से लेकर 205 मिलेंगे उसके लिए बड़ी जल्दी ही। तो यहां पर बच्चों आपका डायरेक्टर्स का ये वाला चैप्टर हुआ समाप्त। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। इसी तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए।